बाद उसके दिमाग में उछाल आया। उसने चुपके से कहा कि उसका अपना मामला उजागर हो गया है। इतनी जल्दी क्यों? हालांकि कैतियान स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक है। क्या आप इसे स्वीकार करने को तैयार हैं? देखें कि यह क्या है। ये देखकर कि कैतियान इस समय आ गया है, पेन चेंगफू और भी अधिक क्रोधित है। उसने पिछली तस्वीरें कैतियान के चेहरे पर फेंक दी। सियाई तियान ने जल्दी से इसे देखा, लेकिन जब उसने पहली तस्वीर देखी तो उसका चेहरा बदल गया। ये तस्वीरें बिल्कुल साफ थी और उनका चेहरा बिल्कुल साफ था। नहीं, पेन शाओ, मेरी बात सुनो। कैतियान ने जल्दी से पेन चेंगफू से कहा कि अब तक उसके पास स्पष्ट रूप से विवाद करने का कोई तरीका नहीं है। अब वो जो कर सकता है वो पेन चेंगफू की समझ हासिल करना है। बात सिर्फ इतनी है कि पेन चेंगफू गुस्से में है। अतीत में वह एकमात्र व्यक्ति था जो अन्य लोगों की महिलाओं के साथ खेलता था। अप्रत्याशित रूप से अब उसकी अपनी महिला का किरदार दूसरों ने निभाया, जिससे वो बीमार महसूस करता है। अब वो कैतियान को मारने में मदद नहीं कर सकता। हालांकि वो महिला केवल उसके खेलने की वस्तु है, लेकिन उसे त्यागने से पहले वो केवल उसके खेलने की वस्तु हो सकती है। दूसरे लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो समझाओ, मैं तुम्हारी माँ को समझाता हूँ। पेन चेंगफू ने कैतियान को अवसर के बारे में समझाने की हिम्मत नहीं की। उसने जो सामना किया वह एक लड़ाई थी। कैतियान पेन चेंगफू से डरता था, जो उसकी गलती थी, इसलिए उसने वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की। उसने बस पेन चेंगफू को लड़ने दिया। पेन चेंगफू वास्तव में घमंडी है और पहले भी था। जब वह राजधानी में था तो वह शीर्ष बच्चों और अन्य लोगों पर ध्यान नहीं देता था, इसलिए वह अहंकारी भी था। कैतियान को देखने के लिए यह और भी कम है, इसलिए सियाई तियान के क्षेत्र में भी उसे सियाई तियान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। काफी देर तक लड़ने के बाद पेन चेंगफू आखिरकार रुक गया। कैतियान को माफ करने के बजाय वो थक गया था। बाहर निकलो, अभी बाहर जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। पेन चेंगफू वास्तव में अब कैतियान को नहीं देखना चाहता। जब वो कैतियान को देखता है तो उसे गुस्सा आता है। कैतियान उठता है और तुरंत चला जाता है। वह जानता है कि पेन चेंगफू अब गुस्से में है। अगर वो यहाँ रहेगा तो उसे दोबारा पीटा ही जाएगा। कुछ दिनों के बाद उसका गुस्सा खत्म हो गया, वो फिर आएगा। तस्वीर किसने ली? क्या पेन चेंगफू खुद की निगरानी कर रहा था? जैसे ही वो बाहर निकला, कैतियान ने सोचा, लेकिन वो ये पता नहीं लगा सका कि यह किसने किया। जब वो बाहर निकलता है और हवा से उड़ा जाता है तो उसके दिल का गुस्सा भी धीरे धीरे उड़ जाता है। सियाई तियान भी घमंडी है। इसके अलावा वो युवा नहीं है। उसका दावा है कि वो किंग प्रांत का पहला बच्चा है। अब उसकी ऐसी पिटाई हुई है, उसे कोई अंदाजा नहीं हो सकता। पेन चेंगफू की पारिवारिक पृष्ठभूमि उनसे बेहतर है। हालांकि ये किंग प्रांत है, सम्राट की राजधानी नहीं। वो किंग प्रांत का पहला बच्चा है। हालांकि जहां तक दूसरे पक्ष की बात है, वो दूसरे पक्ष की चापलूसी और चापलूसी कर रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष सोचता है कि वो सिर्फ एक कुत्ता है। उसने खुद को आने और जाने के लिए बुलाया और उसने खुद को कई बार मारा भी। इस बार उसने सिर्फ अपनी ही एक महिला के साथ खेला। महिला का परिचय उसने ही कराया था, लेकिन दूसरे पक्ष को इसकी कोई परवाह नहीं थी। कैतियान और अधिक क्रोधित था। धिक्कार है पेन चेंगफू, तुम एक कुतिया के बेटे। मैंने मुझे इस तरह से पीटने की हिम्मत की। अगर ये तुम्हारी पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हें मार देता, कैतियान ने चलते समय डांटा। पेन चेंगफू को काफी देर तक डांटने के बाद भी कैतियान के दिल को अभी भी राहत नहीं मिली है। जब वो बार में शराब पीने जाता है तो लाओ यू उसके पास आ जाता है। हालांकि उसे लाओ यू पसंद नहीं है, लेकिन इस समय उसके साथ शराब पीने के लिए किसी का होना अच्छा है। लेकिन लाओ यू ने देखा कि कैतियान बुरे मूड में था, इसलिए उसने पूछा कि क्या हो रहा है। कैतियान के मुंह से कहानी सीखने के बाद लाओ यू ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, कैशाओ, क्या आप अभी भी अनिच्छुक हैं? बेशक, ये पहली बार है कि मुझे इतने लंबे समय तक इतनी बुरी तरह पीटा गया है। कैतियान ने उसके चेहरे के सूजे हुए हिस्से को छुआ और कहा, बेशक। इस समय उसके गुस्से ने उसे भूल दिया था कि उसे कुछ समय पहले हुआंगफैंग ने सबक सिखाया था। अगर कैशाओ गुस्सा करना चाहता है तो मेरे पास एक रास्ता है, लाओ यू ने कहा। क्या तरीका है, जल्दी बताओ, कैतियान ने कहा। और फिर उसने कहा, नहीं, उस लड़के का परिवार बहुत प्रसिद्ध है, हम उसे नाराज नहीं कर सकते, अन्यथा मैं उसकी चापलूसी नहीं करूंगा। बस उसे पता मत चलने देना। लाओ यू ने षड्यंत्रकारी मुस्कान के साथ कहा, हम उसे हराने के लिए किसी को ढूंढ सकते हैं और फिर हम इस मामले को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आखिरकार ये सम्राट की राजधानी नहीं है, ये किंग प्रांत है। उसके पास इतना बड़ा नहीं है कनेक्शन का नेटवर्क। यदि वह हत्यारे को ढूंढना चाहता है तो वो केवल कैशाओ पर भरोसा कर सकता है। उस समय ये कैशाओ नहीं था जिसने हाथ हटाने का फैसला किया था। वो एक अच्छा विचार है। लाओ की बातें सुनने के बाद कैतियान तुरंत हंस पड़ी। हालांकि उनकी मुस्कुराहट के कारण उनके चेहरे पर घाव हो गया, जिससे उन्हें पेन चेंगफू के प्रति और अधिक गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, हम इस बार मैं उसे सबक सिखाऊंगा और मैंने पहले ही सोच लिया है कि किसे आगे बढ़ाना है। सियाई तियान ने पहले ही दोषी व्यक्ति के बारे में सोच लिया है, वो हुआंगफैंग है। वे हाल ही में हुआंगफैंग को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हुआंगफैंग ने पहले भी उन दोनों को हराया है। इसलिए कैतियान ने यह मामला हुआंगफैंग के सिर पर डाल दिया। इसमें कोई समस्या नहीं है और विश्वसनीयता बहुत अधिक है। कैतियान ने मुस्कुराते हुए लाओ यू को कंधे पर थपथपाया और कहा, तुम अभी भी थोड़े उपयोगी लड़के हो। तुम्हारे पास बहुत सारे भूत प्रेत के विचार हैं। अपने साथ आने के लिए मेरा अनुसरण करो और सुनिश्चित करो कि यह पहले वाले लड़के का अनुसरण करने से बेहतर है। धन्यवाद साई शाओ, धन्यवाद साई शाओ, लाओ यू ने भी मुस्कुराते हुए कहा। वो जानता था कि अब तक कैटियन ने उसे सचमुच स्वीकार कर लिया था। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 780 किसने आदेश दिया। कैतियान अब अच्छे मूड में है। पुराना विचार न केवल उसे क्रोधित कर सकता है बल्कि हुआंगफैंग पर भी दोष मर सकता है, जिससे कैतियान बहुत संतुष्ट हो जाता है। पेन चेंगफू को उसके द्वारा भेजे गए व्यक्ति द्वारा पीटा जाएगा और फिर उसे मदद मांगनी होगी। इस विचार से कैतियान संतुष्ट नहीं है। मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ। क्योंकि आप इस विचार के साथ आए हैं, इसलिए मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ, कैतियान ने कहा।
कोई बात नहीं, लाओयू ने खुशी से कहा और गुप्त रूप से इसे अच्छी तरह से करने का फैसला किया ताकि कैटेन का विश्वास हासिल किया जा सके। दूसरी तरफ पेन चेनफू को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि कै तियान उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार था। सियाई तियान को सबक सिखाने के बाद वो अच्छे मूड में था। इसके बाद वो इस तस्वीर की समस्या के बारे में सोचने लगे। पेन चेनफू को नहीं पता कि यह तस्वीर किसने ली और इसे यहाँ कैसे भेजा गया। हालांकि वो जानता है कि उसकी जगह सुरक्षित नहीं है। ये स्पष्ट है कि दूसरा पक्ष स्वतंत्र रूप से अंदर और बाहर आ जा सकता है। वो नहीं जानता कि दूसरा पक्ष दयालु है या दुर्भावनापूर्ण। इसलिए पेन चेनफू ने तुरंत होटल में जाने का फैसला किया। उसी समय वो हुआन फैंग से निपटना नहीं भूले। हालांकि नंबर 2 नेता व्यवसाय में हुआन फैंग को हरा सकता है। पेन चेनफू ने सोचा कि यह पर्याप्त नहीं था। इस बार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हुआन फैंग को सबक सिखाने के लिए किसी को ढूंढा और उन्हें बताया कि खुद को अपमानित करने का अंत क्या होगा। और यह आदमी उसने संपर्क किया है और वो यहाँ आ रहा है। दूसरा पक्ष एक सेवानिवृत्त विशेष बल का सैनिक है। यहाँ तक कि विशेष बलों के सैनिकों के बीच भी ये शीर्ष उपस्थिति है। अब वो पेन परिवार के रक्षकों में से एक है। इस बार उन्होंने दूसरे पक्ष को सामने आने को कहा है। पेन चेनफू के विचार में हालांकि हुआन फैंग शक्तिशाली है, कुछ गैंगस्टरों से निपटना ठीक है, विशेष बलों के सामने ये स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। इसलिए पेन चेनफू इस मामले में बहुत आश्वस्त है। और हुआन फैंग दोपहर के समय सचिव कियू के घर जाना चाहते थे, लेकिन कारखाने के व्यवसाय के कारण उन्होंने इसे शाम के लिए टाल दिया। सौभाग्य से सचिव कियू को यहाँ हुआन फैंग के व्यवसाय के बारे में पता था और शाम को सचिव कियू के पास अधिक समय था। शाम को हुआन फैंग सचिव कियू के घर के लिए ड्राइव करते हैं और कियू निंगशुंग जल्दी दरवाजे पर इंतजार करते हैं। इतनी देर में हुआन फैंग को देखकर कियू निंगशुंग शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। कियू निंगशुंग आज अपने घर आने के बाद से पूरे दिन हुआन के शिखर सम्मेलन का इंतजार कर रहा है। परिणामस्वरूप हुआन फैंग ने समय को शाम तक बढ़ा दिया। इसके अलावा वो देर से आया। जब उसने एक दिन तक इंतजार किया तो उसने हुआन फैंग को शिकायत करते देखा। अच्छा, फैक्ट्री में कुछ हुआ है, हुआन फैंग ने कहा कि हालांकि सरकारी विभागों के उन लोगों ने सचिव कियू के कारण हुआन फैंग को सील करने के लिए कारखाने में जाने पर जोर नहीं दिया, लेकिन आज की घटनाओं का अभी भी कारखाने पर कुछ प्रभाव पड़ा है। इसलिए हुआन फैंग वहीं रहे और लोगों के दिलों को स्थिर करने के लिए जाने की जल्दी मत करो। क्या आपकी समस्या हल हो गई? कियू निंगशुंग ने कहा कि हालांकि कियू निंगशुंग ने पहले ही हुआन फैंग को देखने की इच्छा के बारे में शिकायत की थी, ये स्पष्ट था कि उसके दिमाग में हुआन फैंग के मामले अधिक महत्वपूर्ण थे। ये हल हो गया है, ये वास्तव में सचिव कियू को धन्यवाद है, हुआन फैंग ने कहा। सचिव कियू निजी तौर पर क्या है? कियू निंगशुंग ने असंतोष से कहा। हुआन फैंग अपने पिता को इस तरह बुलाती है, उसे जन्म का एहसास होने दें। ओह अंकल कियू, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। कियू निंगशुंग संतुष्ट था। वो हुआन फैंग को अंदर ले गया। इस समय उन्होंने देखा कि हुआन फैंग के हाथ में अभी भी कुछ था। आप कुछ क्यों नहीं लाते? मेरे पिताजी को लोगों का दरवाजे पर सामान लाना पसंद नहीं है, कियू निंगशुंग ने कहा। मैंने पैसे भी खर्च नहीं किए, यह मेरी फैक्ट्री द्वारा बनाई गई शराब है, इसे चखने के लिए अंकल कियू के पास लाया गया था। हुआन फैंग ने बॉक्स की ओर इशारा किया और कहा, ये जियानयांग का पहला बैच है जिसे पैक किया गया है। आपकी वाइनरी, क्या आपके पास वाइनरी है? कियू निंगफ्रॉस्ट ने पूछा। हाँ, मैं काफी समय से गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, आज वहाँ कुछ हुआ है, हुआन फैंग ने कहा। इस समय हुआन फैंग और कियू निंगशुंग ने दरवाजे में प्रवेश किया है। सचिव कियू लिविंग रूम में अखबार पढ़ रहे हैं। ये जानते हुए कि हुआन फैंग आज रात आ रहे हैं, उन्होंने शाम के मनोरंजन को स्थगित कर दिया और पहले वापस आ गए। अंकल कियू, हुआन फैंग ने विनम्रता से बुलाया। क्या जियाओफेंग आ रहा है? सचिव कियू ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय उन्होंने बॉस हुआन फेनिगुम को नहीं बुलाया। कोआ, हुआन फैंग ने उत्तर दिया और इसी समय कियू निंगशुंग की मां भी रसोई से प्रकट हुई। हुआन फैंग को देखकर उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, जियो फैंग यहाँ है, बस समय पर, खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। हेलो आंटी, कृपया, हुआन फैंग ने कहा। परेशानी क्या है? ये तो आम बात है, बाद में अपनी मौसी का हुनर मत छोड़ना, कियू निंगशुंग की मां ने मुस्कुराते हुए कहा। भोजन जल्दी तैयार हो जाएगा और कियू निंगशुंग की मां ने दरवाजे पर चीजें लाने के लिए हुआन फैंग को दोषी ठहराया। कियू निंगशुंग के पिता हुआन फैंग द्वारा लाई गई शराब के बारे में उत्सुक थे। यह आपकी जियानयांग है? हाँ अंकल कियू, यह वाइन अभी बाजार में आई है, मैं आपको इसे चखने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ और मुझे कुछ सलाह देना चाहता हूँ, हुआन फैंग ने सचिव कियू के लिए शराब डालते हुए कहा। ठीक है, इसकी खुशबू अच्छी है, सचिव कियू ने कहा। मुझे नहीं पता कि क्या स्वाद जियानयांग शब्द का सामना कर सकता है या नहीं। कम पिए, कियू निंगशुंग की मां ने कहा। हाँ, सचिव कियू ने कहा कि उन्होंने एक घूंट लिया और तुरंत उनकी आंखें चमक उठी और कहा, हाँ ये वास्तव में जियानयांग है। अंकल कियू को ये पसंद है, हुआन फैंग ने कहा कि उन्हें अपनी वाइन पर भरोसा था, इसलिए उन्हें चिंता नहीं थी कि सेक्रेटरी कियू को ये पसंद नहीं आएगी। उसके बाद भोज का माहौल बहुत अच्छा था। कियू निंगशुंग की मां की शिल्प कौशल बहुत अच्छी थी। हालांकि वे सभी घर पर बने व्यंजन थे, फिर भी उनका स्वाद बहुत अच्छा था। ये देखा जा सकता है कि दूसरा पक्ष खाना पकाने में बहुत अनुभवी था, लेकिन मुझे नहीं पता कि कियू निंगशुंग को होगा या नहीं। रात के खाने के बाद कियू निंगशुंग ने रसोई में बर्तन धोने में अपनी मां की मदद की, जबकि हुआन फैंग सचिव कियू के पीछे पीछे अध्ययन के लिए गए। जाहिर तौर पर उनके पास बात करने के लिए कुछ था। क्या आप जानते हैं कि आज की घटनाओं के पीछे कौन है? सचिव कियू ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं शायद अनुमान लगा सकता हूँ कि यह पेन चेनफू है, जो सम्राट की राजधानी का एक युवक है। अप्रत्याशित रूप से इस आदमी के किंग प्रांत में कुछ संपर्क है, हुआन फैंग ने कहा। पेन चेनफू, पेन का। सचिव कियू को राजधानी में पेंजिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानता था आखिरकार पेंजिया की आधिकारिक सत्ता पर उनका बहुत प्रभाव था। वास्तव में इस बार ये किंग प्रांत में हमारा नंबर 2 है। हालांकि सचिव हुआंग इस बार बाहर आए, सचिव कियू ने इस मामले में नंबर 2 की छाया देखी।
क्या यह वो है? हुआन फेंग ने कहा कि टोंग कियांजुन की खाता बही के कारण हुआन फेंग स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष को जानते थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि मामले के पीछे दूसरे पक्ष की छाया थी। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 781 गलत समझा गया। उन्हें पिछली बार टोंग कियांजुन के मामले के बारे में पता होना चाहिए था। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि उनका चीन की राजधानी में पेंग के परिवार से कुछ लेना देना है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने इस बार पेंग चेनफू की मदद की, सचिव क्यू ने कहा। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। ऐसे प्रतिद्वंद्वी के साथ हुआन फैंग को थोड़ा मुश्किल महसूस हुआ। सौभाग्य से वो पिछला कॉलेज ग्रेजुएट नहीं था जिस पर कोई निर्भरता नहीं थी। लेकिन चिंता मत करो, वो बहुत दूर तक नहीं जा सकता, सचिव क्यू ने कहा। आज मैं अर्ज जारी करता हूँ। मेरा मानना है कि वो ये भी समझते हैं कि अब किन्गई प्रांत में अंतर्धारा बढ़ रही है। उन्हें पेंग परिवार की युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ी लड़ाई में नहीं होना चाहिए, भले ही ऐसा करना पड़े। ये तैयारी के बाद किया जाएगा। किन्घाई प्रांत में अंतर्धारा को न केवल नंबर 2 द्वारा महसूस किया जाता है, बल्कि सचिव क्यू द्वारा भी जाना जाता है। इस मामले पर भी उन पर और सेक्रेटरी टैन का साया है। हालांकि हुआन फैंग आधिकारिक नहीं है, इसलिए सचिव क्यू के लिए बहुत कुछ कहना आसान नहीं है। धन्यवाद सेक्रेटरी क्यू, यदि आप न होते तो शायद आज मेरी फैक्ट्री बंद हो जाती, हुआन फैंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। मैंने कुछ नहीं किया, आपने टोंग कियांजुन के मामले में मेरी मदद की, सचिव क्यू ने हाथ हिलाया और कहा। इसके अलावा मुझे पता है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य हैं। अगर चीजें गंभीर हो गई तो ये हमारे प्रांत के लिए अच्छा नहीं होगा। सचिव क्यू को पहले से ही पता था कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में हुआन फैंग की स्थिति कम नहीं थी, यहाँ तक कि सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने भी सीधे हुआन फैंग को बुलाया। जाहिर है वो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के कोई साधारण सदस्य नहीं थे। इसके अलावा सचिव क्यू को यह भी पता है कि हुआन फैंग कारखाने में कोई समस्या नहीं है। पेन चेनफू और नंबर 2 ने जानबूझकर उसे शर्मिंदा किया, इसलिए अगर हुआन फैंग वास्तव में लड़ाई जारी रखता है तो इससे उसके पीछे के बड़े लोगों में असंतोष पैदा होगा और मामला परेशानी भरा होगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इस समय क्यू निंगशुंग 2 कप चाय लेकर आया। बातचीत करो, सचिव क्यू ने कहा। ठीक है, चलो अपने युवाओं की बात में देरी न करें। जियो फैंग, बाहर जाओ। ठीक है। हुआन फैंग और क्यू निंगशुंग ने अध्ययन छोड़ दिया और क्यू निंगशुंग के कमरे में आ गए। हुआन फैंग के लिए क्यू निंगशुंग के कमरे में आने का ये पहला मौका है। क्यू निंगशुंग के कमरे की सजावट साधारण है। लड़कियों के पास बहुत सारे पोस्ट नहीं है, जैसे बड़े भालू के खिलौने। क्यू निंगशुंग ने सोचा कि उसका कमरा बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसने हुआन फैंग को अपने कमरे की ओर देखते हुए देखा तो उसे अचानक थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या हुआन फैंग सोचेगा कि वो बहुत अधिक स्ट्रेन है। आप कैसे हैं? हुआन फैंग ने शायद क्यू निंगशुंग के कमरे को देखा और उसकी हाल की स्थिति के बारे में पूछा। ठीक है, यह उबाऊ है, क्यू निंगशुंग ने कहा। मैं आमतौर पर आराम करता हूँ और जादू का अभ्यास करता हूँ, करने के लिए और कुछ नहीं है। हालांकि मैं 2 दिनों में काम पर वापस जाऊंगा। लेकिन हुआन फैंग ने भौहें चढ़ाई। इतनी जल्दी? आपके शरीर में लगी गोलियां अभी तक बाहर नहीं आई है। ये ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यू निंगशुंग ने कहा। मुझे आपके लिए पुनः प्रयास करने दीजिए, हुआन फैंग ने कहा। ठीक है, क्यू निंगशुंग ने उत्तर दिया। बाद में वे क्यू निंगशुंग के बिस्तर पर बैठ गए। हुआन फैंग ने क्यू निंगशुंग के शरीर को अपने जादू और मार्शल आर्ट की ऊर्जा से भर दिया। जैसे ही ऊर्जा गोली की स्थिति तक पहुंची, हुआन फैंग को फिर से प्रतिरोध महसूस हुआ। पिछली बार की तरह हुआन फैंग ने क्यू निंगशुंग के शरीर में मेरिडियन को गोली की क्षति महसूस की। हालांकि ये बहुत गंभीर नहीं है, जब तक समय बहुत लंबा नहीं है। क्यू निंगशुंग के स्वयं के जादू पर भरोसा करने से उन मेरिडियन की मरम्मत हो सकती है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर गोली हर समय शरीर में रहती है तो ये स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं है। हुआन फैंग भी गोली निकालना चाहता है। पिछले उपचार की तुलना में हुआन फैंग के शरीर में ऊर्जा थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए हुआन फैंग गोली को बार बार धोने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है, लेकिन इसे शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। हालांकि हुआन फैंग ने इस बार आसानी से हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने थोड़ा ढीलापन देखा था। उसने सोचा कि अगर उसने और कोशिश की तो गोली निकल जाएगी। बहुत अधिक ऊर्जा खपत के कारण हुआन फैंग के माथे पर पहले से ही पसीना आ रहा है और क्यू निंगशुंग का चेहरा थोड़ा पीला लग रहा है। हुआन फैंग, क्या तुम ठीक हो? इसे रोको, इसे रोको। हुआन फैंग लंबे समय तक रुके, लेकिन फिर असफल रहे। हालांकि अभी किए गए प्रयास पूरी तरह से अप्रभावी नहीं थे। हुआन फैंग ने अपनी ऊर्जा से गोली को चारों ओर लपेट दिया, ताकि गोली क्यू निंगशुंग के शरीर को प्रभावित न करे। इसके अलावा हुआन फैंग को लगा कि अगर वो प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंच सकता है तो वो गोली निकाल सकता है। उस समय वो न केवल क्यू निंगशुंग को ठीक कर सकता था, बल्कि तियानलिन की आंखों को भी ठीक कर सकता था। हालांकि यदि हुआन फैंग केवल अपनी साधना से प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंचना चाहता है तो ये स्पष्ट रूप से थोड़े समय में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे मार्शल आर्ट की दुनिया में कब प्रसारित किया जा सकता है? जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मेरे पास अपने उत्तरी मिंग कौशल का उपयोग करने के लिए एक जगह होगी, हुआन फैंग ने मन में सोचा। हालांकि मुझे तुरंत चक्कर आ गया। यही कारण है कि मैंने बहुत अधिक बल का प्रयोग किया। ये देखकर कि हुआन फैंग का शरीर अस्थिर लग रहा है, क्यू निंगशुंग ने तुरंत हुआन फैंग को बचाया और पूछा, आप कैसे हैं हुआन फैंग? उन्होंने कहा कि यह आपको पहले ही रोक देगा। क्या आप ठीक हैं? मुझे डराओ मत। मैं ठीक हूँ, मैं आराम करूंगा, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि इसी समय दरवाजा अचानक खुल गया। हुआन फैंग और क्यू निंगशुंग की दृष्टि में क्यू निंगशुंग की मां की आकृति दिखाई दी और वे दंग रह गए। क्यू निंगशुंग की मां भी दंग रह गई। वो हुआन फैंग और उसकी पत्नी के लिए कुछ फल लाने के लिए आई थी। जब उसने देखा कि दरवाजा बंद नहीं है तो वो सीधे अंदर आ गई। उसे अपनी बेटी और हुआन फैंग को एक साथ देखने की उम्मीद नहीं थी।
ठीक है, अगर तुम आगे बढ़ो तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, क्यू निंगशुंग की मां ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो पीछे हट गई। हुआन फेंग और क्यू निंगशुंग एक दूसरे को देखते हैं और जानते हैं कि क्यू निंगशुंग की मां ने गलत समझा है। हालांकि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। क्यू निंगशुंग की मां की आकृति फिर से प्रकट होती है। वो जल्दी से अंदर आती है और फलों की प्लेट अपने हाथ से नीचे रख देती है। फिर वो हुआन फेंग और उन दोनों को देखकर मुस्कुराती है और फिर बाहर निकल जाती है। क्या आंटी ने कुछ गलत समझा? हुआन फेंग ने खुद को और क्यू निंगशुंग को देखा और कहा। जरूर। क्यू निंगशुंग ने हुआन फेंग पर एक नजर डाली, लेकिन उसने उसे तुरंत दूर नहीं किया, क्योंकि हुआन फेंग का चेहरा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। या मैं समझाऊं? हुआन फेंग फुसफुसाए। क्या आपको लगता है कि वो इस पर विश्वास करेगी? क्यू निंगशुंग ने कहा। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 782 एक बड़ी गलतफहमी। ठीक है, चूंकि क्यू निंगशुंग को कोई परवाह नहीं है, हुआन फेंग स्वाभाविक रूप से इतना पाखंडी नहीं होगा। हुआन फेंग ने कुछ देर आराम किया, फिर उसका चेहरा सामान्य हो गया। उन्होंने क्यू निंगशुंग की ओर देखा और कहा, मैं अब तुम्हारे शरीर में लगी गोली नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर मेरी आंतरिक शक्ति गहरी है तो कोई समस्या नहीं होगी। कुआ, क्यू निंगशुंग ने सरलता से उत्तर दिया और ज्यादा परवाह नहीं की। हुआन फेंग और क्यू निंगशुंग के बीच थोड़ी देर के लिए एक और बातचीत हुई और हुआन फेंग जाने के लिए तैयार है। इससे पहले क्यू निंगशुंग की मां ने उन्हें गलत समझा था। अगर वे यहाँ ज्यादा देर तक रुके तो गलतफहमी और भी बड़ी हो जाएगी। अंकल, आंटी, देर हो रही है, मैं पहले जाऊंगा, हुआन फेंग ने क्यू के माता पिता से कहा। मैं इतनी जल्दी जा रहा हूँ, चलो फिर से खेलते हैं, क्यू निंगशुंग की मां ने कहा। नहीं, हुआन फेंग ने कहा। डिफ्रॉस्ट करो, जियाओ पे भेजो, सचिव क्यू ने कहा। मैं देख रहा हूँ पिताजी, क्यू निंगशुंग ने उत्तर दिया। अब मुझे संदेह है कि क्या आप अपने माता पिता द्वारा पैदा हुए हैं। हमें पहले भी गलत समझा गया है। आपकी मां ने हमें जारी रखने के लिए कहा था। मुझे जाना होगा, आपके पिता अभी भी मुझे रखते हैं बाहर, हुआन फेंग ने चलते समय मुस्कुराते हुए क्यू निंगशुंग से कहा। वे चाहते हैं कि मैंने पहले शादी कर ली होती, क्यू निंगशुंग ने कहा। हालांकि उसका दिल स्वाभाविक रूप से जानता है कि उसके माता पिता क्या सोचते हैं, क्योंकि उसने पहले उनके साथ हुआन फेंग के बारे में अपने विचारों का खुलासा किया था। हालांकि उन्होंने यह बात साफ तौर पर नहीं कही, लेकिन उन्हें यह बात समझनी भी चाहिए। इसलिए आज उसकी मां को वो दृश्य देखकर न तो ज्यादा हैरानी हुई और न ही गुस्सा। क्यू निंगशुंग भी बहुत खुश हैं, जिससे कम से कम ये पता चलता है कि उनके माता पिता इस मामले में उनका समर्थन करते हैं। जब आप शादी करते हैं तो आपके माता पिता अनिच्छुक होंगे, हुआन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यू निंगशुंग इकलौती बेटी है। सचिव क्यू और उनकी पत्नी को एक दूसरे से बहुत प्यार करना चाहिए। हाँ, क्यू निंगशुंग ने कहा कि वो सोच सकती है कि जब उसकी शादी होगी तो उसकी मां जरूर रोएगी। मुझे नहीं पता कि जिस आदमी ने मुझसे शादी की वह अब कहाँ है। जब क्यू निंगशुंग का काम खत्म हुआ तो उसने हुआन फेंग को करीब से देखा। वो हुआन फेंग के साथ सहज नहीं थे। उसने खांसते हुए कहा, ठीक है, चलो यहाँ चलते हैं, मैं पहले जाऊंगा, तुम वापस जा सकते हो। उसके बाद हुआन फेंग मुड़ता है और चला जाता है। क्यू निंगशुंग की स्पष्ट आंखें हुआन फेंग को थोड़ा परेशान महसूस कराती हैं। वो क्यू निंगशुंग द्वारा पहले उसे ढाल के रूप में ढूंढने के बारे में सोचता है। वो मन ही मन सोचता है कि क्या उसके शब्दों का कोई मतलब था। बड़ा मूर्ख, क्यू निंगशुंग हुआन फेंग की पीठ को देखता है और अपनी जगह पर छिप जाता है। वो फुसफुसाता है, लेकिन शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है। हुआन फेंग चला गया है, जाहिर है वो इसे नहीं देख सकता। जियाओ फेंग चला गया है। अपनी बेटी को वापस आते देख क्यू निंगशुंग की मां ने जल्दी से पूछा। ठीक है, क्यू निंगशुंग ने उत्तर दिया। आओ और मां को बताओ, तुम कहाँ हो। मैं तुम्हें बताऊंगी, हमें सावधानी बरतनी चाहिए और शादी से पहले कभी गर्भवती नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है? क्यू निंगशुंग की मां ने जल्दी से उसे अपने पास खींच लिया और कहा। माँ, आप क्या कहती हैं? क्यू निंगशुंग रोने और हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी मां ने बस देखा कि वो और हुआंग फेंग एक दूसरे को पकड़े हुए थे। वो इतना कुछ जोड़ सकती थी। उसकी कल्पना भी काफी समृद्ध थी। मेरे और हुआंग फेंग के बीच कुछ भी नहीं है। अभी नहीं, माँ ने इसे देखा है। आप युवाओं में आवेग होते हैं, माँ इसे समझ सकती है। हालांकि एक लड़की के रूप में आपको अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप जानते हैं? क्यू निंगशुंग की मां ने, एक अभिव्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ, क्यू निंगशुंग से कहा। क्यू निंगशुंग अपना मुंह खोलता है और फिर से समझाना चाहता है। हालांकि उसकी मां की शक्ल देखकर वो जानता है कि स्पष्टीकरण उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, दुख की बात है, हमने आपके बारे में कुछ नहीं कहा। जियाओ फेंग एक आदमी है जिसे मैं अभी भी जानता हूँ। वो एक अच्छा आदमी है। आपकी माँ और मैं आपके मामलों पर आपत्ति नहीं जताएंगे। सचिव क्यू, जो समाचार देख रहे हैं, ने भी कहा। क्यू निंगशुंग, पिता, अधिक अवाक है। ऐसा लगता है कि उसकी मां ने उसके पिता को अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया है और वे दोनों इस पर विश्वास करते हैं। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं सोने चला गया। क्यू निंगशुंग को पता था कि समझाना बेकार है, इसलिए वो घूम गया और आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। ये बच्चा अच्छा कहने के बाद भी कैसे जा सकता है, और वो अभी भी शर्मिला है। क्यू निंगशुंग की मां क्यू निंगशुंग को चिल्लाना चाहती है, लेकिन सचिव क्यू ने इसे रोक दिया। ठीक है, बच्चों को अपने निर्णय स्वयं लेने दे, चलो इतनी चिंता न करें। यह मेरी बेटी को प्यार में पड़ते हुए देखने का पहला मौका नहीं है। मुझे डर है कि उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। क्यू निंगशुंग की मां ने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने क्यू निंगशुंग से दोबारा नहीं पूछा। लेकिन दूसरी तरफ हुआंग फेंग को नहीं पता था कि क्यू निंगशुंग को उसके माता पिता इतनी बुरी तरह गलत समझेंगे। क्यू निंगशुंग के घर छोड़ने के बाद वो अभी भी उस अभिव्यक्ति को याद कर सकता है जो क्यू निंगशुंग ने बात करते समय देखा था। जब वो घर पहुंची तो बाई जियाओरो वहां नहीं थी। उसे किसी चीज के लिए बाहर जाना चाहिए था। हुआंग फेंग को अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं थी। हालांकि उसके पास बहुत अधिक आंतरिक शक्ति नहीं है, फिर भी वो बहुत अनुभवी है। आम लोग वास्तव में उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते। अगर कोई खतरनाक काम होगा तो वे हुआंग फेंग को बताएंगे।
जाओ जियाओबाई, चलो टहलने चले। हुआन फैंग ने जियाओबाई से कहा कि उनके पास सामान्य समय में जियाओबाई को बाहर ले जाने का समय नहीं है। आज जब उसके पास समय होता है तो वह जियाओबाई को वेंटिलेशन के लिए बाहर ले जाने के लिए तैयार होता है। हुआन फैंग के शब्दों में, जियाओ गुलेन खुशी से यहाँ आया। जब हुआन फैंग दिन में बाहर जाता था तो वो केवल घर पर ही रह सकता था। हालांकि कभी कभी वो विला में जा सकता था। आखिरकार जगह सीमित थी, बाहर अच्छी हवा कैसे हो सकती है। बेशक जियाओइन उससे भी बदतर है, वो सिर्फ विला में ही रह सकता है और कहीं नहीं जा सकता। जैसे ही जियाओबाई इमारत से बाहर आएगी वो खुशी से उछल पड़ेगी। हालांकि चूंकि वहां हुआन फैंग है इसलिए दूर तक जाना आसान नहीं है। यह वो है। जैसे ही हुआन फैंग और जियाओबाई समुदाय के चारों ओर घूम रहे थे, कुछ लोगों ने किनारे के रास्ते से छलांग लगा दी और उसे रोक दिया। हुआन फैंग ने अपने सामने लोगों की ओर देखकर भौहें सिकोड़ ली और कहा, आप क्या करने जा रहे हैं? पहला व्यक्ति कुछ नहीं बोला, लेकिन जियाओबाई को लालची निगाहों से देखता रहा। जियाओबाई ने भी दूसरे व्यक्ति की आंखों को देखा और फिर उसका सिर थोड़ा ऊपर उठा, तेज दांत दिखाने लगा और उस व्यक्ति पर चिल्लाने लगा। क्या तुम्हें यकीन है कि यही कुत्ता है? आसपास के लोगों को हुआन फैंग की बातें सुनाई नहीं दी। उन्होंने सीधे नेता से कहा, हाँ, ये सफेद कुत्ता है। आप देख नहीं सकते कि यह बहुत सामान्य है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है, आदमी ने कहा और फिर हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, ये कुत्ता, हम इसे चाहते हैं, आप मुझे इसकी कीमत बता सकते हैं? बीमार, हुआन फैंग ने नजर डाली और कहा, उसके बाद वो जियाओबाई के साथ जाना चाहता था। रुको, तुम्हें किसने जाने दिया? वे लोग हुआन फैंग का रास्ता रोककर आगे देखने में अच्छे नहीं थे। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 783 कुत्ते आपके लिए। दूर जाओ। हुआन फैंग ने भी अपना चेहरा बदल लिया और कहा कि हालांकि वास्तविकता में वो आसानी से दूसरों की मदद नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई उन्हें सक्रिय रूप से उकसाएगा तो वो विनम्र नहीं होंगे। लड़का, ये काफी क्षैतिज है। नेता, जो हुआन फैंग से भयभीत नहीं था, ने उपहास किया और कहा, आइए कुत्ते खरीदने के बारे में बात न करें। आपके कुत्ते ने पहले मेरे जनरल को मार डाला था, आप इसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं? सामान्य, हाँ, उस रात आपके कुत्ते ने मेरे जनरल को मार डाला था। मैं कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा, आदमी ने कहा था। इस समय हुआन फैंग ने दूसरे पक्ष को भी पहचान लिया। यह व्यक्ति वही था जो जियाओबाई को सैर के लिए बाहर लाया था। जिस रात वो छोटी लड़की ज़ुएमिंगजू से मिला, वो एक बड़ा कुत्ता लेकर आया। हालांकि हुआन फैंग को याद है कि जियाओबाई ने सिर्फ कुत्ते को लात मारी थी और उसे नहीं मारा था। ज्यादा से ज्यादा वो घायल हो गया था। यह आदमी जाहिर तौर पर उसके सामने लेटा हुआ था। इस आदमी ने हुआन फैंग को ब्लैकमेल करने के लिए झूठ बोला था। हालांकि वो लंबे समय से हुआन फैंग की तलाश कर रहा था। इससे पहले वो केवल ये जानता था कि हुआन फैंग इस समुदाय में रहता था। हालांकि हुआन फैंग की वापसी का समय हर दिन तय नहीं था। इसके अलावा अगर आसपास कोई जियाओबाई नहीं होती तो उसे हुआन फैंग से मिलने पर भी याद नहीं रहता। आखिरकार जियाओबाई ने उसे यह आभास दिया कि वो हुआन फैंग से बेहतर था। फैंग ने उसे बहुत प्रभावित किया। आज हुआन फैंग से मिलना आसान नहीं है। स्वाभाविक रूप से वो हुआन फैंग को आसानी से जाने नहीं देगा। उसका उद्देश्य हुआन फैंग से पैसे खोने के लिए कहना नहीं है, बल्कि जियाओबाई से, जो अपने जनरल को आसानी से हरा सकती है, वो लंबे समय तक लालच करेगा। क्या आपका कुत्ता मर गया है? हुआन फैंग ने पूछा। हाँ, आपके कुत्ते ने इसे मार डाला। उस आदमी ने कहा, बकवास मत करो, पैसे दोगे या नहीं? आप मुझसे कैसे क्षतिपूर्ति चाहते हैं? हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने अपने जनरल के लिए 1 लाख युआन से अधिक का भुगतान किया। मुझे नहीं लगता कि आप एक अमीर आदमी हैं। इस तरह मैं आपको तब तक शर्मिंदा नहीं करूंगा जब तक आप मुझे अपना कुत्ता दे देते हैं, आदमी ने कहा था। ओह, मुझे मेरा कुत्ता चाहिए। हुआन फैंग को अचानक एहसास हुआ। ठीक है, कोई समस्या नहीं। वास्तव में उस व्यक्ति के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग अविश्वसनीय रूप से इतनी आसानी से सहमत हो जाएगा। मैं देख सकता हूं कि हुआन फैंग का कुत्ता असाधारण है, जैसा कि उसके मालिक हुआन फैंग निश्चित रूप से देखने में सक्षम है। मूल रूप से सोचा था कि हुआन फैंग सहमत नहीं होंगे। वे सभी लोगों को ढूंढते हैं, मुश्किल में आना है, बस उम्मीद नहीं थी। हुआन फैंग अविश्वसनीय रूप से बात करने में अच्छा है। ये पता चला है कि यह आदमी काया है। ये देखकर कि मेरे पक्ष में कई लोग हैं, वो तुरंत सलाह देता है। वो बहुत काया है, उस आदमी ने मन ही मन सोचा। बेशक ये है, हुआन फैंग ने कहा, रस्सी ले लो। वो आदमी आश्चर्यचकित होकर हुआन फैंग की ओर चला गया। वो हुआन फैंग के हाथ में रस्सी लेने ही वाला था। हालांकि रस्सी मिलने से पहले ही उसे लगा कि उसके पेट पर जोर से मारा गया है। कुत्ते, मैंने इसे पहले ही तुम्हें दे दिया है, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। हुआन फैंग ने उड़ती हुई आकृति को देखा और हल्के से कहा, चलो उस कुत्ते को ले आओ। उतरने के बाद आदमी ने दर्द की परवाह किए बिना जल्दी से उस व्यक्ति से कहा जो उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वो रस्सी लेने ही वाला था, जियाओबाई ने उसे लात मार दी। हालांकि वो दर्द में था, फिर भी वो बहुत खुश था। इससे पता चलता है कि जियाओबाई बहुत मजबूत है। अब जियाओबाई उसकी अपनी है। जियाओबाई जितनी मजबूत होगी, वो उतनी ही खुश होगी। यहाँ आओ छोटे जानवर, अच्छे बनो, इधर उधर मत भागो। उन लोगों ने झट से जियाओबाई को घेर लिया। बस जियाओबाई के पैर ने उनकी आंखों को चमका दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियाओबाई की ताकत इतनी महान होगी। इस समय उन्होंने सोचा कि जियाओबाई कुत्ते की एक विशेष नस्ल होनी चाहिए। और जल्द ही उन्हें जियाओबाई की चपलता और ताकत का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि जियाओबाई की आकृति कई लोगों के बीच आगे पीछे घूम रही थी और कुछ ही समय में केवल एक छाया बची। वे उछलते रहे और उसके पैरों का उपयोग करके उन लोगों को एक एक करके दूर भगाते रहे। कोई भी अपवाद नहीं कर सकता। धिक्कार है, ये छोटी सी चीज बहुत शक्तिशाली है। ये पहली बार है जब मैंने किसी कुत्ते को इतनी ताकत और इतनी तेजी से देखा है।
एक एक करके वे लोग जमीन पर लेट जाते हैं और कहते हैं, हालांकि उनकी पीड़ा कम नहीं हुई है, क्योंकि जियाओबाई को इन लोगों को सबक सिखाने के लिए हुआन फैंग का आदेश मिला है। बेशक जियाओबाई विनम्र नहीं होगी, और भले ही हुआन फैंग यह न कहे, जियाओबाई इन लोगों को जाने नहीं देगी जो अपने विचार बनाने की हिम्मत करते हैं। उन लोगों के पतन के बाद जियाओबाई ने अभी भी उन्हें जाने नहीं दिया है। तेजी से दौड़ना जारी रखें, इस पर कदम रखें और उस पर लात मारें। जियाओबाई की शक्ति छोटी नहीं है, हालांकि यह पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है। आखिरकार जानवर एक जानवर है और इसकी तुलना सामान्य मनुष्यों से नहीं की जा सकती। इसलिए इन लोगों को चोट लगने में देर नहीं लगी। हालांकि वे सभी आंतरिक चोटें थीं। हुआन फैंग ने जियाओबाई को उन्हें पकड़ने या काटने नहीं दिया। वो केवल लात मार सकता था और उन पर कदम रख सकता था, लेकिन उनके लिए इतना ही काफी था। अब कोई उठ नहीं सकता। और हुआन फैंग लंबे समय के लिए चले गए हैं। जैसा उसने कहा, मैंने तुम्हें कुत्ता दे दिया है, जो कुछ बचा है वह आपका अपना व्यवसाय है, आप इसकी मदद नहीं कर सकते, मैं दोषी नहीं हूँ। और यहाँ की हलचल ने भी कई लोगों को देखने के लिए आकर्षित किया। हालांकि सभी ने सोचा कि जियाओबाई इतनी मजबूत थी कि उसने मदद के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं की, लेकिन किसी ने एम्बुलेंस को बुलाया। और जब जियाओबाई ने इन लोगों को लात मारी तो उसने उनके सारे कपड़े फाड़ दिए। हालांकि इस समय मौसम ठंडा नहीं था, फिर भी आसपास बहुत सारे लोग थे। उन्हें नग्न अवस्था में देखा गया। वे लोग बस ड्रिल करने के लिए एक छेद ढूंढना चाहते थे। जियाओबाई अपनी उत्कृष्ट कृति से बहुत संतुष्ट है। अंत में वो गर्व से उन लोगों के आसपास घूमता है, जिससे वो भीड़ से बाहर भाग जाता है और गायब हो जाता है। क्या आप वापस आ रहे हैं? चौक से ज्यादा दूर एक कोने में हुआन फैंग ने जियाओबाई को फिर से देखा और एक दूसरे को छूने के लिए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन जियाओबाई छिप रही थी। हाँ हाँ, तुम छोटे लड़के अभी भी गुस्से में हो। हुआन फैंग ने जियाओबाई की चाल को देखा। कुछ लोग न तो हंस सकते हैं और न ही रो सकते हैं। जाहिर है जियाओबाई गुस्से में है क्योंकि उसने इसे दूसरों से खो दिया है। हालांकि जियाओबाई वास्तव में हुआन फैंग से नाराज नहीं हुई। वो हुआन फैंग का मतलब जानता था, इसलिए हुआन फैंग ने उसे थोड़ा समझाया, जो अच्छा था। हालांकि उन बेचारों को इस आदमी ने मूर्ख बना दिया। हालांकि हुआन फैंग के लिए ये शाम शांतिपूर्ण न होने के लिए अभिशप्त है। वे लोग पहले सिर्फ भूख बढ़ाने वाले लगते थे। जब हुआन फैंग और जियोबाई अपेक्षाकृत शांत जगह पर गए तो हुआन फैंग को खतरा महसूस हुआ। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 784 छुपे हुए हथियार। एक जानवर के रूप में जियाओबाई की इंद्रिय क्षमता कमजोर नहीं है, इसलिए जब हुआन फैंग को खतरनाक महसूस होता है तो उसे भी वैसा ही महसूस होता है। एक आदमी और एक भेड़िया एक ही समय पर रुकते हैं। बाहर आओ दोस्त। हुआन फैंग उसी स्थान पर खड़ा हो गया और अपने चारों ओर की अंधेरी जगह को देखने लगा। हालांकि आसपास कोई असामान्यता नहीं थी। हुआन फैंग को महसूस हो रहा था कि कोई जानवर अंधेरे से खुद को घूर रहा है, जिससे हुआन फैंग असहज हो गए। वाह, हवा चलने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। हुआन फैंग की गर्दन तिरछी थी। उसे केवल सफेद रोशनी दिखाई दी। यह उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने अपनी गर्दन पोंछी और उड़ गया। यदि हुआन फैंग अधिक धीमी प्रतिक्रिया करता है तो ये सीधे उसकी गर्दन में चिपक जाएगा। हुआन फैंग थोड़ा नाराज और डरा हुआ था। जाहिर है उसके आसपास लोग घात लगाए बैठे थे और दूसरा पक्ष उसके प्रति द्वेष से भरा हुआ था। हालांकि उसका उससे बात करने का इरादा नहीं था, फिर भी उसने सीधे बात शुरू कर दी। इसके अलावा एक कदम जानलेवा कदम था। दूसरे पक्ष के व्यवहार से हुआन फैंग का गुस्सा भी भड़क गया। दूसरे पक्ष की हरकत बहुत क्रूर थी। यदि यह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो शायद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मानव जीवन को बहुत हल्के में लेता है और हत्या की परवाह नहीं करता है। लेकिन दूसरे पक्ष की कार्रवाई खत्म नहीं हुई है। हुआन फैंग द्वारा पहले छुपाए गए हथियार को छिपाने के बाद एक ही समय में कई हवा तोड़ने वाली आवाजें आती हैं, जो एक ही समय में हुआन फैंग पर हमला कर रही है। गधे। हुआन फैंग दहाड़ता है, फिर उसका शरीर एक अविश्वसनीय कोण पर मुड़ जाता है और संयोग से छिपे हुए 3 हथियारों से बचते हुए तिरछा हो जाता है। हालांकि वो स्पष्ट रूप से नौसिखिया नहीं है, इसलिए छुपाए गए 3 हथियारों के कोण बहुत पेचीदा है। अगर हुआन फैंग छुप भी जाए तो उसके कपड़े कई बार काटे जाते हैं। हुआन फैंग अधिक आश्वस्त है। वो अपने प्रतिद्वंदी के विशिष्ट कौशल को नहीं जानता है। हालांकि इस गुप्त हथियार के कौशल से वो विशेषज्ञों की श्रेणी में शामिल हो सकता है। और हुआन फैंग ने अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने की योजना नहीं बनाई थी। छिपते छिपाते वो छुपे हुए हथियार की दिशा में दौड़ पड़ा। हालांकि दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से हुआन फैंग के विचार से अवगत था और लगातार आगे बढ़ रहा था, जबकि छुपा हुआ हथियार अधिक तेजी से लॉन्च किया गया था। हुआन फैंग को दूसरे पक्ष ने कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर दिया है। बेशक वो तुरंत तोड़ सकता है और दूसरे पक्ष को पकड़ सकता है। हालांकि हुआन फैंग को नहीं पता कि उसके आसपास कोई अन्य मददगार भी है या नहीं। जब वो दूसरे पक्ष की विशिष्ट स्थिति के बारे में निश्चित नहीं होता है तो हुआन फैंग अपने पत्ते नहीं खेलना चाहता है। जियाओबाई जाओ, हुआन फैंग ने हल्के पे के साथ जियाओबाई से कहा। जियाओगुलेन एक सफेद छाया में बदल गया और हुआन फैंग के सामने गायब हो गया। कुछ ही देर में उसने हुआन फैंग के सामने बाईं ओर घास से एक धीमी चीख सुनी और छिपा हुआ हथियार जो हुआन फैंग के लिए उड़ रहा था वो भी अचानक गायब हो गया। हुआन फैंग नहीं रुके और उस जगह की ओर दौड़े जहां से चीखें निकल रही थी। वहां हुआन फैंग ने देखा कि जियाओबाई एक मजबूत आदमी से लड़ रही थी। जियाओबाई तेज और शक्तिशाली थी। हालांकि दूसरे पक्ष का लड़ाई का अनुभव भी बहुत समृद्ध था। कुछ समय तक जियाओबाई को बढ़त नहीं मिली। बेशक यह जियाओबाई की लड़ाई केवल उसकी शारीरिक स्थिति पर आधारित है। यदि वो जादू का प्रयोग करेगा तो विपरीत पक्ष वाले को अवश्य हानि होगी। इस समय आदमी को हुआन फैंग के आगमन का भी पता चला और उसका चेहरा पहली बार बदल गया। उन्होंने पाया कि कई चीजें उनके विचार से भिन्न थीं। उन्हें मिली जानकारी के अनुसार हुआन फैंग का कौशल मजबूत नहीं होना चाहिए। उसे हराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ये पता चला कि उसकी जानकारी गलत है। हुआन फैंग की ताकत बहुत मजबूत है। हालांकि कोई करीबी लड़ाई नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो अपने छिपे हुए हथियारों को चकमा देता है उससे वो यह अंदाजा लगा सकता है कि हुआन फैंग का कौशल बिल्कुल भी कमजोर नहीं है।
हालांकि इस समय वो ये भी सोचता है कि हुआन फेंग और वो सबसे अच्छी स्थिति में है, उसके लिए निकलना मुश्किल नहीं है। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआन फेंग के पास का कुत्ता इतना भयंकर होगा। वो दूसरे पक्ष के चक्कर में फंस गया और दूसरे पक्ष से उलझ गया। हुआन फेंग को इसकी परवाह नहीं है कि दूसरा पक्ष क्या सोचता है। ये देखकर कि दूसरी तरफ केवल एक ही व्यक्ति है, हुआन फेंग को भी राहत मिली। ऐसे व्यक्ति पर यदि अधिक लोग हों तो दूसरे पक्ष द्वारा हमला किया जा सकता है। हालांकि अब केवल एक ही व्यक्ति है, लेकिन हुआन फेंग इतना चिंतित नहीं है। वहां जियाओबाई एक साथ हमला कर रही है। हुआन फेंग छाया लबादा का भी उपयोग नहीं करता है। वो बस पैर पर कदम रखता है और दूसरे पक्ष को मारने के लिए सात याओ वज्र मुट्ठी का उपयोग करता है। ये हुआन फेंग की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली आक्रमण पद्धति है। जब उस व्यक्ति ने हुआन फेंग पर हमला होते देखा तो उसने तुरंत विरोध करने के लिए कदम उठाया, लेकिन यह एक दुर्घटना थी। उनके बछड़े को जियाओबाई ने मारा था और भारी ताकत ने तुरंत उनके शरीर का संतुलन खो दिया। चुना दूसरे पक्ष की खामियों को देखने के लिए हुआन फेंग की गति फिर से तेज हो गई। दूसरे पक्ष के चेहरे पर एक मुक्का मारा। उस आदमी का बायां गाल नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से सूज गया। फिर ये खत्म नहीं हुआ है। हुआन फेंग ने अपने दाहिने पैर से दूसरे पक्ष के पेट पर लात मारी। तभी उसके दाहिने पैर ने दूसरी तरफ के शरीर को सहारा बना लिया। उसका शरीर 360 डिग्री घूम गया और उसका बायां पैर दूसरी तरफ की छाती पर फिर से लगा। पूफ वो आदमी अचानक मुंह से खून उगल देता है। उसके मुंह और चेहरे के कोने लाल और चमकदार है। कहो तुम कौन हो, तुम मेरे पास क्यों आए? हुआन फेंग का शरीर दूसरे के शरीर के साथ हिल गया। जब दूसरे का शरीर जमीन पर गिरा तो उसने पहले ही खंजर निकालकर दूसरे की गर्दन पर रख दिया था। उसने तेजी से पूछा, गुंजन। हालांकि वो आदमी पीला पड़ गया, फिर भी उसने हुआन फेंग को बेरुखी से घूरा, जैसे कि उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया हो। पी लो, मुंह काफी सख्त है। हुआन फेंग ने उपहास के साथ कहा कि वास्तव में वो आसानी से लोगों को अच्छा हाथ नहीं देगा, लेकिन केवल तभी जब दूसरा पक्ष सामान्य लोग हो और खुद के लिए बहुत अधिक खतरा न हो। हालांकि उसके सामने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा यदि वो पहले पर्याप्त सावधानी न बरतता तो शायद उसकी मृत्यु हो जाती। तो हुआन फेंग को कोई आपत्ति नहीं हुई। उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई की। जहाज का सबसे पिछला भाग हुआन फेंग के हाथ में मौजूद खंजर बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरे पक्ष की बाह में चला गया। उस आदमी की अचानक चीख निकली और उसके माथे पर बहुत सारा ठंडा पसीना आ गया। हालांकि वो अभी भी अपना मुंह खोलने का इरादा नहीं रखता था। ठीक है, जब तुम रुकोगे तो मैं देखूंगा। हुआन फेंग ने खंजर निकाला और मुट्ठी भर खून निकाला। इसके बाद बिना रुके वो उसे दूसरे हाथ में पोंछ लेता है। आह! उस आदमी ने फिर से चीख निकाली। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया था और हुआन फेंग की ओर उसकी आंखें अधिक शत्रुतापूर्ण और क्रोधपूर्ण थी, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। वीचैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 785 हत्या। मुझे इस तरह देखो, तुमने पहले मेरे साथ ऐसा किया। जाहिर तौर पर हुआन फेंग तुकाओ दाओ। हालांकि इससे उसके हाथ की गति पर कोई असर नहीं पड़ता। खंजर को फिर से बाहर निकाला जाता है और फिर से डाला जाता है। आदमी बार बार चिल्लाता है। हुआन फेंग करता है अपना चेहरा न बदले, जैसे कि वो वही काम नहीं कर रहा हो। इस समय वो व्यक्ति समझ गया है कि हुआन फेंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आम लोग हुआन फेंग की तरह शांत नहीं हो सकते। लोगों को सताने से उसका चेहरा भी नहीं बदलेगा। खंजर को फिर से बाहर निकालने के बाद हुआन फेंग ने उसे दोबारा डालने में जल्दबाजी नहीं की। ऐसा नहीं है कि वह अचानक दयालु हो गया, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो दूसरा पक्ष बहुत अधिक खून बहने से मर सकता था। अगर वो मर गया तो कोई बात नहीं। हालांकि उसे वो उत्तर नहीं मिला जो वह चाहता है। यह अच्छा नहीं है। आपको लगता है कि अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं पता नहीं लगा पाऊंगा। आपको कुछ दिखाऊंगा। हुआन फेंग ने राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्यों के दस्तावेज निकाले और उन्हें एक दूसरे के सामने रखा और कहा, क्या आप देखिए क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता कि आप मुझे पहचानते हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्यों का प्रमाण पत्र है। क्या आप जानते हैं कि यह कोई विशेष संरचना नहीं है? निस्संदेह आपकी पहचान की जांच करना कठिन है। आप इस पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। हुआन फेंग के बोलने से पहले आदमी ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हुए कहा। हुआन फेंग ने कहा, क्या आप राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो को जानते हैं? अच्छा, आदमी ने कमजोर होकर कहा। निस्संदेह वो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के बारे में जानता था। जब वो सेना में थे तब उन्होंने इसके बारे में सुना था और फिर सेवानिवृत्त होने के बाद उनका भी इससे संपर्क हुआ। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के अधिकारों और क्षमताओं के बारे में भी पता था। इसलिए हुआन फेंग ने जो कहा उस पर उन्हें कोई संदेह नहीं था। यदि हुआन फेंग वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का सदस्य होता तो उसकी पहचान की जांच करना बहुत मुश्किल नहीं होता। हालांकि इससे उसे और भी अधिक आश्चर्य हुआ। इससे पहले उन्हें जो खबर मिली थी उसमें केवल इतना कहा गया था कि हुआन फेंग एक साधारण व्यक्ति थे और उनके पास कोई कौशल नहीं था। जब उन्हें कार्य मिला तो वे उससे संतुष्ट नहीं थे। उसने सोचा कि यह उसके समय की बर्बादी है। हालांकि अब वो जानता है कि वो गलत है। क्या हुआन फेंग अक्षम है? हुआन फेंग के सामने ये पूरी तरह से हार थी। मैं कुछ हरकतें बिल्कुल नहीं कर सका। शुरुआत में ये छुपे हुए हथियारों के इस्तेमाल के आधार पर था। अब वो जानता है कि हुआन फेंग राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य की पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य का प्रमाण पत्र है। उसने इसे पहले देखा है, इसलिए वो जानता है कि हुआन फेंग का प्रमाण पत्र सत्य है, जो ये भी बताता है कि हुआन फेंग के पास इतना मजबूत कौशल क्यों है। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में प्रवेश पाने वाला कोई भी व्यक्ति औसत दर्जे का नहीं है। युवा मास्टर, आप किस प्रकार के व्यक्ति को अपमानित कर रहे हैं? उस आदमी ने मन ही मन आह भरी। यदि आप एनएसी को जानते हैं तो यह आसान है। समय बर्बाद मत करो। मुझे बताओ कि तुम कौन हो। हुआन फेंग ने दस्तावेज एकत्र किए और कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति ने उन पर हमला किया वो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के दस्तावेजों को जान सकता है, जिससे ये भी पता चलता है कि यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और कोई साधारण गैंगस्टर नहीं हो सकता।
इससे पहले हमले के पहले समय में हुआंग फैंग अभी भी सोच रहा था, क्या यह वही व्यक्ति है जो सिर्फ जियाओबाई को लूटना चाहता था? अब जाहिर तौर पर नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो शक्तिशाली है, लेकिन आप सिर्फ एक साधारण सदस्य हैं। यदि आप पेंग परिवार को नाराज करते हैं तो आप भी मर जाएंगे। उस आदमी ने हुआंग फैंग की ओर देखा और ईर्ष्या और अवमानना से कहा। जब वो सेना में थे तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में भी शामिल होना चाहते थे। मूल्यांकन के दौरान ही उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। वो अभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के लिए तरस रहे थे, लेकिन सेना छोड़ने के बाद वो पेंग परिवार में शामिल हो गए और पेंग परिवार के संरक्षक बन गए। वो ये भी जानता था कि जिन जगहों से पहले उसे ईर्ष्या होती थी वे उन बड़े परिवारों के सामने असहाय हो जाएंगी। उन बड़े परिवारों का रिश्ते का जाल जटिल होता है और कोई भी उन्हें आसानी से हिला नहीं सकता। इसलिए जब उन्हें पता चला कि हुआंग फैंग राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य थे तो उनका मूड इतना जटिल होगा। अब उनके दिमाग में राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का कोई पिछला रहस्य नहीं है, वो बस थोड़ा अधिक शक्तिशाली एक विशेष संगठन है। और हुआंग फैंग राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के एक साधारण सदस्य है। उन्हें नहीं लगता कि इतने सामान्य सदस्य का पेंग परिवार के खिलाफ अच्छा अंत हो सकता है। पेंग परिवार। हुआंग फैंग की आंखें सिकुड़ गईं और ठंडी रोशनी चमक उठी। ये बातें सुनकर उसे पहले ही पता चल गया कि सामने वाले को किसने भेजा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने दूसरे पक्ष को मौका दिया है, लेकिन दूसरा पक्ष अभी भी इतना अनिच्छुक था। दिन में जब समय आया तो वह अपनी गलती खोजने के लिए कि प्रोविंशियल नंबर 2 पर गया। शाम को उसने एक ऐसे शख्स को अपनी जिंदगी ढूंढने के लिए भेजा जो अपनी मौत की गली को भूल जाना था। इस समय हुआंग फैंग ने पहली बार पेंग चेंगफू को मार डाला। हाँ, ये पेंग है। आप पेंग की शक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। यदि आप पेंग को नाराज करते हैं तो कोई अच्छा अंत नहीं होगा। उस व्यक्ति ने गर्व से कहा कि हालांकि उसका उपनाम पेंग नहीं था, लेकिन वो पेंग परिवार का रक्षक था, इसलिए उसे पेंग परिवार पर हमेशा गर्व था। हम क्या पेंग परिवार महान है? क्या पेंग परिवार वही कर सकता है जो वह चाहता है? हुआंग फैंग ने उपहास के साथ कहा। सच कहूं तो मैं पेंग परिवार से तुलना नहीं कर सकता। हालांकि मेरे पास एक भंडारण बॉक्स और उस आयाम का स्थान है। मैं अब भी अपनी जान बचा सकता हूं। इस आधार पर यदि मैं एक दूसरे से लड़ूंगा तो मैं हारूंगा नहीं। हालांकि यह आदमी स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग की विशिष्ट स्थिति को नहीं जानता था। हुआंग फैंग के शब्दों को सुनकर उन्होंने उपहास किया और कहा, अभिमानी और अज्ञानी, मैं तुमसे कहता हूँ, पेंग जो चाहे कर सकते हैं। पेंग अद्भुत है। आपने पेंग परिवार के लोगों को नाराज कर दिया। हालांकि आप केवल एक कनिष्ठ हैं, आप कर सकते हैं। पेंग परिवार का गुस्सा सहन न करें। क्या आपको लगता है कि यह बहुत अच्छा है कि आप एनएससी के सदस्य हैं? मैं आपको बताता हूँ, पेंग के परिवार के सामने ये पर्याप्त नहीं है। क्या वो सही है? हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक मेरी बात है, जीवन का सिद्धांत दयालुता और बदला चुकाना है। पेंग अद्भुत है। मुझे ऐसा नहीं लगता। जब तक वे मेरे साथ कुछ करते हैं मैं उन्हें मार डालूंगा। गोआ, क्या हत्या करना सही है? आपने पेंग परिवार को मार डाला। यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आदमी ने व्यंग्य के साथ कहा, लेकिन क्योंकि वो बहुत कमजोर था उसकी आवाज बहुत छोटी थी। ठीक है, क्योंकि तुमने मुझसे तुम्हें मारने के लिए कहा है, अगर मैं तुमसे वादा नहीं करता तो यह अमानवीय होगा, हुआंग फैंग ने कहा। उसके बाद उसने केवल दूसरी तरफ की पंक्ति के सामने अपना खंजर देखा। दूसरी तरफ की गर्दन, एक अतिरिक्त मुंह है, अचानक त्वचा और मांस निकला, खून सीधा ऊपर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस आदमी ने हुआंग फैंग को अविश्वसनीय रूप से देखा और कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग ने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की। हालांकि वो पेंगस का सदस्य नहीं था, फिर भी उसने पेंगस की मदद की। इस बार वो पेंगस के वंशजों के नेता भी थे। यदि हुआंग फैंग ने खुद को मार डाला तो वो पेंगस के खिलाफ होगा। इसलिए उनका मानना था कि जब तक हुआंग फैंग मूर्ख नहीं है वो खुद को नहीं मारेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो स्पष्ट रूप से गलत थे। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं? छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 786 तियानजियाओ समूह के साथ सहयोग। पेंग परिवार। हुआंग फैंग ने शरीर को देखा जो धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और धीरे से अपने मुंह में कहा, सच कहूं तो वो शाही राजधानी में पेंगों की शक्ति को नहीं जानता था। हालांकि कुछ अतिरिक्त जानकारी से वो ये भी जान सकता था कि पेंगस की शक्ति कभी छोटी नहीं होगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हुआंग फैंग डरता है। उसका इरादा पेंग चेंगफू को पहले जाने देने का था। आखिरकार उसे वास्तव में लोगों को मारना बहुत पसंद नहीं है। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष न केवल ठीक नहीं होगा बल्कि वो खुद से बदला लेना चाहता था। किसी को अपने कारखाने में परेशानी पैदा करने के लिए ढूंढना चाहता था और किसी को खुद की हत्या करने के लिए भेजना चाहता था। हुआंग फैंग को अंततः दोषी महसूस हुआ कि यह हत्या है। उसके सामने वाला व्यक्ति सिर्फ रुचि रखता है। हुआंग फैंग का लक्ष्य पेंग चेंगफू या यहाँ तक कि पूरा पेंग परिवार उसके पीछे है, अगर वे पेंग चेंगफू के लिए शुरुआत करते हैं। हालांकि हुआंग फैंग बिना दिमाग वाला व्यक्ति नहीं है। उनकी मौजूदा ताकत ठीक है, हालांकि उसकी शक्ति पेंग परिवार की तुलना में बहुत खराब है। इस चीज को करने की जरूरत है, लेकिन इसे चरण दर चरण करने की जरूरत है। उसके बाद हुआंग फैंग उस व्यक्ति के शरीर को नाजी में ले गया। अब उनकी नाजी काफी खाली हो गई है। बॉडी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। जियाओबाई, चलो चलें, हुआंग फैंग ने जियाओबाई से कहा। चलते समय हुआंग फैंग ने तियानजून को बुलाया और पेंग चेंगफू से नवीनतम समाचार पूछा। पेंग चेंगफू के साथ अब कुछ भी नया नहीं है। जो तस्वीरें आपने उसे दी थी उन्होंने अतीत में एक भूमिका निभाई थी। ऐसा लगता है कि पेंग चेंगफू ने कैतियान को हराया था, लेकिन कैतियान को इस बार नाराजगी महसूस हुई। उनके युवा घोड़ों में से एक ने आज एक ताओवादी से संपर्क किया और पैसे की पेशकश की पेंग चेंगफू को गुप्त रूप से सबक सिखाने के लिए। तियानजून ने फोन पर कहा। ओह, कै तियानजी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? हुआंग फैंग ने आश्चर्य से पूछा। जब उसने पेंग चेंगफू को तस्वीरें दी तो वह सिर्फ पेंग चेंगफू और कै तियान के बीच के रिश्ते में दरार डालना चाहता था। एक दूसरे पर संदेह करना बेहतर है, लेकिन वो उन्हें दुश्मन नहीं बनाना चाहता था।
और जब पेन चेंगफू कई तियान को हराता है तो हुआंग फैंग अनुमान लगा सकता है कि आखिरकार पेन चेंगफू का व्यवहार हमेशा अहंकारी होता है, लेकिन कई तियान वास्तव में पेन चेंगफू को हराने के लिए किसी को ढूंढता है। हुआंग फैंग को यही उम्मीद नहीं थी। आखिरकार कई तियान पहले भी पेन चेंगफू की चापलूसी करता रहा है। ये कई तियान की अपनी गलती है। वो पेन चेंगफू के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? हालांकि अब ऐसा लगता है कि कई तियान को नहीं पता कि वो क्या सोचता है। वो वास्तव में पेन चेंगफू से लड़ना चाहता है। कौन जानता है, शायद वो पेन चेंगफू पर छीटाकशी करना चाहता है। जब तक पेन चेंगफू को नहीं पता कि उसने ऐसा किया है, तब तक ये ठीक है। ये किंग प्रांत है, राजधानी नहीं। पेन चेंगफू चीजों की जांच करना चाहता है, जो कि ऐसा नहीं है सुविधाजनक, मैदानी सेना ने कहा। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया और तियानजून की बातों से सहमति जताई। इस तरह हुआंग फैंग को एक विचार आया। मूल रूप से उसने सोचा था कि वो आज रात पेन चेंगफू से लड़ना शुरू कर देगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो इंतजार कर सकता है। ठीक है, कृपया ध्यान दें कि कई तियान के लोग कब शुरू करेंगे, हुआंग फैंग ने मैदानी सेना से कहा। कोई बात नहीं, तियानजून ने कहा कि फिलहाल उनके अधीन ज्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए पेन चेंगफू को सबक सिखाने के रास्ते पर किसी को ढूंढना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसने इसे लंबे समय से सीखा है और यह जानना बहुत मुश्किल नहीं है कि दूसरी पार्टी कब शुरू होगी। फोन रखने के बाद हुआंग फैंग ने जियाओबाई से कहा, चलो घर चलते हैं। एक आदमी और एक भेड़िया जब उन लोगों के पास से गुजर रहे हैं जो परेशानी की तलाश में है, तो वहां देखने वाली भीड़ अभी तक तितर बितर नहीं हुई है। इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इसमें डॉक्टर भी है। एम्बुलेंस किसे बुलानी चाहिए? हुआंग फैंग ने भी भीड़ के बीच से अंदर का नजारा देखा। उन लोगों की दयनीय उपस्थिति ने जियोबाई को एक अंगूठा दिया और उसके सुंदर काम के लिए उसकी प्रशंसा की। जब हुआंग फैंग अपने निवास पर लौटे, तब तक बाई जियाओरो पहले ही वापस आ चुकी थी। लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। जब उसने हुआंग फैंग को वापस आते देखा तो उसने उसे नमस्ते कहा। उसने हुआंग फैंग को आज शाम उसके बाहर जाने के बारे में नहीं बताया। यदि बाई जियाओरो यह नहीं कहती है तो हुआंग फैंग नहीं पूछता है। उसे अपनी तरफ से कुछ करना है और स्वाभाविक रूप से वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। कमरे में लौटने के बाद हुआंग फैंग ने सुयुमो को बुलाया। हालांकि दोनों हर दिन एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे, लेकिन वे कॉल मिस नहीं कर सकते थे। सुयुमो का मूड बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। इससे पहले कि उसे पता चलता कि क्या हो रहा है, हुआंग फैंग ने इसके बारे में पूछा। पता चला कि यह मामला मैनेजर युआन से जुड़ा है। सुयुमो पहले भी इसके बारे में चिंतित थी। प्रबंधक युआन ने जिस वजन घटाने वाली दवा को बाजार में उतारा वो वास्तव में तियानजियाओ समूह के उत्पाद के समान है, और मुख्य बात यह है कि यह समान है। हालांकि सुयुमो को पता था कि दूसरे पक्ष ने उनके फॉर्मूले की चोरी कर ली है। वे दूसरे पक्ष के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन सूद का बहिर्वाह पूर्व कार्यकारी से संबंधित होना चाहिए जो अलविदा कहे बिना चला गया। अब बाजार में वजन घटाने वाली 2 नई दवाएं आ गई है। मुख्य बात यह है कि प्रभाव लगभग समान है। मूल रूप से तियानजियाओ समूह प्रभाव के लाभ के साथ बाजार पर कब्जा कर सकता है। हालांकि प्रबंधक युआन की उपस्थिति के साथ ये लाभ मौजूद नहीं है। हालांकि उनके उत्पाद अब भी बेचे जा सकते हैं, लेकिन पहले जैसी बिक्री नहीं है। लांडर समूह की ताकत निश्चित रूप से तियानजियाओ समूह से अधिक मजबूत है। हालांकि यह अभी भी किन्हाई प्रांत में एक नया व्यक्ति है। आखिरकार अंदर की जानकारी मौजूद है, इसलिए सुयुमो और जी मिंगजियाओ इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि वे एक दूसरे से लड़ सकते हैं। जो चीज उन्हें कष्ट देती है वो ये है कि जो वे एक दूसरे से लड़ते हैं वो उनमें से निकलता है। मिंगजियाओ अब क्रोधित होने वाली है। यदि वो कार्यकारी फिर से उसके सामने आता है तो मिंगजियाओ उसे सीधे फाड़ सकती है। सुयुमो ने फोन पर कहा कि हुआंग फैंग के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद वो अच्छे मूड में थी। मेरा मानना है कि हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मिंगजियाओ का स्वभाव वो अभी भी जानता है, वास्तव में ऐसी चीजें करने में सक्षम है। आप भी अपने आप को बहुत अधिक दबाव न दें। कदम दर कदम आखिरकार दूसरी पार्टी एक पुरानी लोमड़ी है। इस बार एक सबक के रूप में आपको भविष्य में लोगों के उपयोग पर ध्यान देने की याद दिलाएं। निश्चित रूप से बाद में लैंडर समूह के शरीर में इस क्षेत्र को वापस खोजने का मौका मिलेगा। हुआंग फैंग को उम्मीद नहीं थी कि मैनेजर युआन इतना बेशर्म होगा। फॉर्मूला चुराने में असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार वो सफल भी हुए। मुझे कहना होगा कि यह आदमी वास्तव में एक बूढ़ा लोमड़ी है और अपना बचाव नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता है। चीजें पहले ही हो चुकी हैं और अब और पछतावा करना बेकार है। सबक को संक्षेप में प्रस्तुत करना सही है, सुयुमो ने कहा। बेहतर होगा कि आप ऐसा ही सोचें, हुआंग फैंग ने कहा। वैसे मैंने पिछली बार सहयोग के बारे में आपसे क्या कहा था? क्या आप मजाक नहीं कर रहे? सुयुमो से पूछा। बिल्कुल नहीं। क्या मैं इतना ऊब गया हूँ? हुआंग फैंग ने कहा। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 787 ग्राहक। चूंकि हुआंग फैंग को पता था कि वो एजेंटों के माध्यम से वास्तविक दुनिया की चीजों को अन्य स्थानों पर पहुंचा सकता है, वो ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि अधिक पैसे कमाने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाए। और महिलाओं और बच्चों का पैसा कमाने के लिए सबसे अच्छा है, जो अन्य समय और स्थान पर भी लागू होता है। हुआंग फैंग ने निंग वुशुंग को अपने समय और स्थान के अनुसार कुछ सौंदर्य प्रसाधन लेने के लिए कहा, जो वास्तव में लोकप्रिय है। आप जानते हैं, ये शांति का युग नहीं है। कई जगहों पर अभी भी लड़ाई चल रही है, लेकिन अगर ऐसा है तो भी इसका वहां सौंदर्य प्रसाधनों की बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन 2 अंगूठियों के साथ, विशेष रूप से दूसरी अंगूठी में बड़ी मात्रा होने के बाद, निंग वुशुंग एक समय में अतीत में अधिक सौंदर्य प्रसाधन ले सकता है, और कई सौंदर्य प्रसाधनों में छोटी मात्रा होती है, इसलिए अंगूठियों की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। यह न केवल शांतिपूर्ण समय और स्थान है, बल्कि तलवार और जादू की दुनिया भी है जहां अली रहता है। हुआंग फैंग ने उससे न केवल नमक और एमएसजी लाने को कहा, बल्कि ढेर सारे सौंदर्य प्रसाधन भी लाने को कहा। वे चीजें वहां लोकप्रिय भी हैं। 2 स्पेस टाइम रिक्त बाजारों के साथ हुआंग फैंग के पास अभी भी सौंदर्य प्रसाधनों की बड़ी मांग है, और वो स्वयं इसका उत्पादन नहीं करना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से वो तियानजियाओ समूह के बारे में सोचता है। ये दोनों पक्षों के लिए अच्छी बात है कि मोटा पानी मैदान से बाहर नहीं बहता।
लेकिन आपको इतने सारे सौंदर्य प्रसाधनों की क्या आवश्यकता है? क्या आप एक एजेंट बनना चाहते हैं? सुयुमो ने कुछ संदेह के साथ पूछा। लगभग। वैसे भी आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं ये सभी सौंदर्य प्रसाधन बेचूंगा, हुआन फैंग ने कहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सुयुमो सहज नहीं है, क्योंकि हुआन फैंग बहुत कुछ चाहता है। कुछ अन्य शॉपिंग मॉल या एजेंट अधिकतम एक प्रांत के प्रभारी होते हैं। हालांकि हुआन फैंग के पीछे 2 समय और स्थान है। स्वाभाविक रूप से आवश्यक मात्रा उन लोगों के लिए तुलनीय नहीं है। हाईटेक स्पेस टाइम में जहां बुद्धिमान रोबोट स्थित है, जाहिर तौर पर बेहतर सौंदर्य प्रसाधन है, इसलिए हुआन फैंग वहां बाजार खोलने की योजना नहीं बनाते हैं। हालांकि अभी 2 स्पेस टाइम रिक्त बाजार हैं और भविष्य में और भी होंगे। हुआन फैंग को इसकी कोई परवाह नहीं है। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, सुयुमो ने कहा। उसने बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन वो हुआन फैंग के बारे में चिंतित थी। आप जानते हैं, हुआन फैंग जिस सामान की पहली खेप चाहते थे उसकी कीमत लाखों में है, जो कोई छोटी रकम नहीं है। उन्हें डर था कि हुआन फैंग इक्सी को उद्योग में जल्दबाजी करने पर नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप ये चीजें बेचते हैं तो पैसा भेजने में देर नहीं होती है। आखिरकार तियानजियाओ समूह सुयुमो के साथ अकेला नहीं है, इसलिए हालांकि वो हुआन फैंग की मदद करने को तैयार है, लेकिन वो सीधे तौर पर हुआन फैंग के पैसे के बिना नहीं कर सकती। हालांकि वो हुआन फैंग को सबसे कम कीमत यानी लागत मूल्य दे सकती है। इसके अलावा उसने सोचा कि उसे पहले सामान उठाने और बाद में भुगतान करने की अनुमति है। यह आवश्यक नहीं है, मेरे पास अभी भी ये लाखों है। हुआन फैंग ने कहा कि अब उसके पास लेने के लिए 200 मिलियन युआन है। हालांकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का फिर से विस्तार होगा। इस्तेमाल किया गया पैसा प्लांट द्वारा कमाया गया पैसा है और हुआन फैंग को इसके लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। और 200 मिलियन सबसे कम संख्या है। जब तक हुआन फैंग इच्छुक है, वो उस समय और स्थान से नकदी भी निकाल सकता है। कहा जा सकता है कि लगता है अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आपको इतने पैसे कहां से मिले? हालांकि उन्होंने हमेशा खुद को याद दिलाया है कि हुआन फैंग से बहुत सारी बातें न पूछे, लेकिन हुआन फैंग एक कार खरीदार और एक फैक्ट्री ड्राइवर है। अब वो एक साथ लाखों रुपए भी निकाल सकता है। सो यूमो वास्तव में हुआन फैंग के पैसे के स्रोत के बारे में उत्सुक है। यूमो, फिलहाल मैं आपको पैसे के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन आप निश्चिंत हो सकते हैं कि पैसे को लेकर कोई समस्या नहीं है। बाद में मौका मिलने पर मैं आपको बताऊंगा। हुआन फैंग ने इसके बारे में सोचा और कहा। आखिरकार उन्होंने सुयुमो को स्टोरेज बॉक्स के बारे में बताना नहीं चुना। ठीक है, असल में मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। तुम्हारे पास बस एक अच्छा विचार है, सुयुमो ने कहा। धन्यवाद, यूमो। सुयुमो की अपने बारे में समझ देखकर हुआन फैंग भी आभारी थे। हालांकि स्टोरेज बॉक्स का मामला बहुत महत्वपूर्ण और जादुई था। हुआन फैंग को सावधान रहना पड़ा। क्या आप मेरे प्रति इतने दयालु हैं? आप जो चीजें चाहते हैं मैं उन्हें जल्द से जल्द तैयार कर दूंगा। जब आपके पास समय हो तो आप उन्हें ला सकते हैं, सुयुमो ने कहा। ठीक है, कीमत के मामले में आपको बहुत कम नहीं होना चाहिए। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं पैसा कमा सकता हूं और जो मात्रा मैं चाहता हूं वो बढ़ती रहेगी। यदि आप हर समय पैसा नहीं कमाते हैं तो यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। हुआन फैंग ने सुयुमो से कहा कि वो भविष्य में अधिक से अधिक स्थानों पर जाएंगे और बाजार बड़ा और बड़ा होगा। यहाँ तक कि वे 2 बाजार भी लाखों सामानों को संतुष्ट नहीं कर सके। अन्य स्थानों की तो बात ही छोड़ दें। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, सुयुमो ने कहा। जब उन्होंने अपने काम के बारे में बात करना समाप्त कर लिया और अपने निजी मामलों के बारे में बातचीत की तो उन्होंने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद सुयुमो जी मेंगजियाओ के कमरे में आई और उससे कहा, मेंगजियाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या चल रहा है? जी मेंगजियाओ ने पूछा। यानी हुआन फैंग हमारी कंपनी से सौंदर्य प्रसाधनों का एक बैच खरीदना चाहता है, शायद कई मिलियन युआन। मैं उसके लिए जल्द से जल्द सामान लेने की व्यवस्था करना चाहता हूँ। वो जल्दी में लगता है। सुयुमो ने कहा कि हालांकि हुआन फैंग ने तुरंत सामान मांगने के लिए नहीं कहा था। सुयुमो को लग रहा था कि हुआन फैंग को इन सौंदर्य प्रसाधनों की बहुत जरूरत है, इसलिए वो जल्द से जल्द उनके लिए सामान ठीक करने के लिए तैयार थी। हुआन फैंग, वो सौंदर्य प्रसाधन खरीदना चाहता है और उनमें से लाखों। जी मिंगजियाओ ने कुछ संदेह में पूछा कि लाखों सूचियां उनके लिए खगोलीय नहीं है, लेकिन वे छोटी संख्याएं नहीं है। हालांकि जी मिंगजियाओ को उम्मीद नहीं थी कि ये चीजें खरीदने वाले लोग उनकी कंपनी के पहले सुरक्षा गार्ड हुआन फैंग होंगे। ठीक है, यह वह है। उसे इतने पैसे कहां से मिले? जी मिंगजियाओ भी हुआन फैंग की सामान्य स्थिति को जानता है। अगर हुआन फैंग के पास इतना पैसा होता तो वो पहले उनकी कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में नहीं आते। क्या उन्होंने कहा कि पिछली बार उन्होंने जो मजाक कहा था वो सच था? हुआन फैंग एक सुरक्षा गार्ड के रूप में कंपनी में आया था, वास्तव में सिर्फ बहन यूमो का पीछा करने के लिए। मुझे नहीं पता, मैं चाहता था कि वो पहले सामान उठाए, उन्हें बेचे और फिर उनके लिए भुगतान करे, लेकिन उसने इनकार कर दिया, सुयुमो ने कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटा सुरक्षा गार्ड वास्तव में एक अमीर आदमी है जो कार खरीदता है और कारखाने चलाता है। अब वो हमारी कंपनी का एक बड़ा ग्राहक बन गया है, जी मेंगजियाओ ने कहा और फिर उसने सुयुमो की ओर देखा और कहा, बहन यूमो, मुझे नहीं लगता कि यह लड़का ईमानदार है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सुयुमो के चेहरे पर उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और कहा, ये ठीक है, मेरा मानना है कि हुआन फैंग उस तरह का व्यक्ति नहीं है। प्रिय, तुम इतने जादुई हो कि लोगों को अंधा बना सकते हो। यूमो पहले कितनी स्मार्ट इंसान थी, अब है, जी मिंगजियाओ चिल्लाया। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 788 मेंटिस ने सिकारा को पकड़ लिया, पीली फिंच पीछे है। सचिव कियू ने कहा कि कोई गलती नहीं हुई, जैसा कि अपेक्षित था। किंगशिंग प्रांत के नंबर 2 ने इस समय कोई नई शुरुआत करने का विकल्प नहीं चुना। अगले दिन हुआनफेंग की शराब की भट्टी का सामान्य उत्पादन से कोई लेना देना नहीं था, जिससे वहां मौजूद हुआनफेंग को आराम मिला। उसी समय हुआनफेंग ने तियानजून को पेंग चेंगफू की गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए भी कहा। आखिरकार उसने अपने द्वारा भेजे गए व्यक्ति को मार डाला और हुआनफेंग किसी भी अन्य कार्रवाई से डरता था। परिणामस्वरूप पेंग चेंगफू बिल्कुल ठीक है। उसे किसी और की तुलना में खाना, पीना और अधिक आरामदायक जीवन जीना चाहिए।
जिससे हुआन फेंग को यह सुनिश्चित हो जाता है कि दूसरे पक्ष को यह खबर नहीं पता है कि जिस व्यक्ति को उसने भेजा था वो मारा गया है। वास्तव में पेन चेनफू को पता नहीं था। उसने बस उस परिवार के गार्डों से संपर्क किया। हालांकि एक परिवार की युवा पीढ़ी जो सत्ता में नहीं रही है, वो उन गार्डों को आदेश देने के लिए योग्य नहीं है। इस बार वो एक दूसरे से उसकी मदद करने के लिए कह सकता है, क्योंकि फैमिली गार्ड के नेता के साथ उसकी कुछ दोस्ती है, इसलिए वो आगे बढ़ सकता है। हालांकि यदि यह मामला है तो भी दूसरा पक्ष केवल उसके कार्य को स्वीकार करता है और वो दूसरे पक्ष को आदेश देने के लिए योग्य नहीं है। दूसरे पक्ष को केवल बाद में उसे बताने की आवश्यकता है। इसलिए पेन चेनफू को अभी तक नहीं पता कि गार्ड मारा गया है। उसने सोचा कि दूसरा पक्ष रास्ते में है या कीशिंग प्रांत में है और वो अभी भी पर्यावरण से परिचित था, इसलिए उसके पास हुआंग फैंग के खिलाफ लड़ने का समय नहीं था। हालांकि पेन चेनफू को नहीं पता था कि जिस आदमी से उसे हुआंग फैंग से निपटने की उम्मीद थी, वो एक ठंडा शरीर बन गया था और उसे हुआंग फैंग की रिंग में डाल दिया था। दोपहर में हुआंग फैंग को तियान जून का फोन आया, जिसमें कहा गया कि तियान की माजी जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी, वो आज शाम पेन चेनफू से लड़ने के लिए तैयार है और स्थान निर्धारित किया गया था। जब हुआंग फैंग को खबर मिली तो उन्होंने व्यवस्था की और रात में शुरू करने का फैसला किया। शाम को तियान पेन चेनफू के साथ क्लब में शराब पीने गया, लेकिन उसका मन सामान्य से अलग था। तियान हमेशा पेन चेनफू को खुश करने के तरीकों के बारे में सोचता है, लेकिन आज वो अनुपस्थित दिमाग वाला है। केवल वो जानता है कि बैठक के बाद क्लब से कुछ ही दूरी पर एक अच्छा खेल होगा। वो अच्छे नाटक के निर्देशक है। जहां तक अभिनेताओं की बात है तो वो उनके सामने पेन चेनफू है। तियान उत्साहित और घबरा गया था जब उसने सोचा कि पेन चेनफू को उसकी आंखों के सामने पीटा जाएगा। इससे पहले उन्हें पेन चेनफू ने नौकर के रूप में बुलाया था। हालांकि उसने उन सभी को सुना था, फिर भी उसके दिल में कुछ नाराजगी थी। पेन चेनफू द्वारा नस की वजह से उसे पीटने के बाद वो चरम पर पहुंच गया था और पेन चेनफू से लड़ सकता था। वो अभी भी बहुत खुश है। निस्संदेह तनाव है। पेन चेनफू की पारिवारिक पृष्ठभूमि ज्ञात है। एक बार जब दूसरे पक्ष को पता चल जाता है कि यह उसका अपना हाथ है, तो उसके लिए जो इंतजार कर रहा है वह है तूफानी बदला। उस वक्त उनके पिता पर भी असर पड़ेगा। तियान, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जब तियान थोड़ा डरा हुआ था तो अचानक पेन चेनफू की आवाज उसके कान में सुनाई दी, जिससे वो होशियार होने से डर गया। क्या हाँ, पेन शाओ सही है। तियान ने स्पष्ट रूप से नहीं सुना कि पेन चेनफू किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पहली बार में एक संबद्धता बनाई। कौन जानता है, ये सुनने के बाद पेन चेनफू न केवल खुश नहीं होता, बल्कि उसे लात भी मारता है। वो गुस्से में कहता है, मैं तुमसे तुम्हारी माँ के सिर के बारे में पूछ रहा हूँ। ऐसा कैसे हुआ कि मैंने तुमसे पहले एक महिला खोजने के लिए कहा? हालांकि इस क्लब में महिलाएं भी हैं। पेन चेनफू को हाल ही में अचानक नसों में गहरी दिलचस्पी हो गई है। तियान द्वारा पूर्व खूबसूरत नस को छूने के बाद वो बीमार महसूस करने लगा और एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था, इसलिए अब वो अन्य महिलाओं को चाहता है। तियान, जो थोड़ा चिंतित था, को पेन चेनफू ने लात मार दी। उसने इतना संकोच नहीं किया। वो पेन चेनफू को हराने के अपने विचार के बारे में और अधिक दृढ़ हो गया। इससे भी अधिक वो इसे स्वयं करना चाहता था और उसे जोर से पीटना चाहता था। उन सभी को वापस कर दिया जाएगा जिन्होंने उसे खुद पर पीटा था। पेन शाओ, ये तेज है। मैं तुम्हें 2 और दिनों में किसी को भेजूंगा। हालांकि दिल ने पेन चेनफू को लगातार डांटा है, लेकिन मुंह में तियान उसके प्रति बहुत विनम्र है। 1 या 2 दिन और, मैं आपको बताऊंगा। मुझे इसे कल लाना है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? पेन चेनफू तियान के जवाब से संतुष्ट नहीं है। हाँ, इसे कल वितरित किया जाना चाहिए, तियान ने कहा, लेकिन अपने दिल में वो सोच रहा था कि आप कल अस्पताल में होंगे। आप महिलाओं और नर्सों के साथ खेलने के मूड में कहाँ हो सकते हैं? खुद अस्पताल जाइए। शराब पीने के बाद तियान ने एक अलग जगह पर खेलने का प्रस्ताव रखा। आखिरकार वो इस स्थान का मेजबान है। वो जियांगजू की दिलचस्प जगहों से अधिक परिचित है, इसलिए पेन चेनफू को इसमें कोई संदेह नहीं था, इसलिए वो उसके साथ चला गया। मुझे सब ध्यान से दिखाओ, वो आदमी जल्द ही आ रहा है। मीटिंग में जाने के बाद 37-21 के बारे में चिंता मत करो, बस मुझे फोन करो। याद रखना, गलत व्यक्ति को फोन मत करना। उसके बगल में एक और व्यक्ति है, वो है नियोक्ता। आप उसे कॉल नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको पेन का सिर ढक देना चाहिए, ठीक है? उस क्लब से ज्यादा दूर नहीं जहां पेन चेनफू और तियान खेलते हैं। लाओ यू कुछ छोटे गैंगस्टरों के साथ एक अंधेरे कोने में पेन चेनफू की उपस्थिति का इंतजार कर रहा है। बॉस, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कोई दुर्घटना या गलत व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन पैसा? गैंगस्टरों में से एक ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। चिंता मत करो, पैसा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यदि तुम ये काम अच्छे से करते हो और नियोक्ता खुश है, तो शायद तुम और अधिक दे दो, लाओ यू ने कहा। ये ठीक है, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप संतुष्ट हैं। छोटा गैंगस्टर और भी अधिक खुश था। वो अक्सर ये काम करते हैं, यह उनका मुख्य व्यवसाय है। वे बहुत कुशल है, इसलिए वो बहुत आश्वस्त है। बाहर आओ, देखो, वे 2 लोग हैं। बस जो सामने है उसे मारो। इस समय मैंने पेन चेनफू और तियान को एक एक करके क्लब से बाहर आते देखा। पेन चेनफू की ओर इशारा किया और मेरे आसपास के छोटे गैंगस्टरों से कहा। छोटे गुंडों ने देखा, पेन चेनफू का चेहरा याद आया, सिर हिलाया और कहा, मैं इसे स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। मैं इतना बुरा हो गया हूँ कि इन गैंगस्टरों के साथ वहां छिप सकता हूँ और पेन चेनफू और तियान के वहां से गुजरने का इंतजार कर सकता हूँ। समझौते के अनुसार तियान निश्चित रूप से पेन चेनफू को यहाँ लाएगा, इसलिए वे बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। हालांकि इन लोगों को यह पता नहीं चला कि उनके पीछे कुछ ही दूरी पर एक जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही थी। बेशक समय समय पर वे 2 लोगों पेन चेनफू और तियान को भी देखेंगे, जो करीब और करीब आ रहे थे। पीछे छिपा व्यक्ति हुआंग फैंग था। हुआंग फैंग ने पहली बार में ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वो सिकास को पकड़ने के लिए एक मंटिस के पास आने वाला था। जब वे लोग ऐसा करते तो उसे ऐसा करने का एक और मौका मिल जाता। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 789 मृत।
पेन शाओ, मैं आपको बताता हूँ कि यह जगह वाकई मजेदार है। मैं वादा करता हूँ कि इसे एक बार देखने के बाद आप देर तक रुकेंगे। कई तियान पेन चेनफू के साथ जाता है और एक ही समय में एक दूसरे के साथ व्यवहार करता है, हालांकि उसकी आंखें हमेशा अनजाने में एक कोने में घूम जाती हैं। पेन चेनफू ने कई तियान की असामान्यता नहीं देखी। कई तियान के शब्दों को सुनने के बाद वो दूर हो गया और कहा, हमेशा के लिए रुको। जियांगजू में इस छोटी सी जगह में क्या मजा है? मैं सिर्फ टहलने के लिए बाहर आया क्योंकि मैं ऊब गया था। अगर मैं वास्तव में मौज मस्ती करने के लिए जगह ढूंढना चाहता हूँ, मैं राजधानी जाऊंगा। जाहिर है, पेन चेनफू के दिल में वो हमेशा जियांगजू को नीची दृष्टि से देखता था। भले ही जियांगजू किंगशिंग प्रांत की राजधानी है, ये भी उनके मन को बदलने में विफल रहा। वह पेन शाओ सम्राट की राजधानी में है, इसमें क्या मजा है? यह मेरी कक्षा है जिसके पास कुल्हाड़ी है, कै तियान ने मुस्कुराते हुए कहा। गुंजन, पेन चेनफू ने गर्व से गुर्राया, लेकिन वो और कुछ नहीं बोला। कोने से जितना दूर, कै तियान उतना ही अधिक घबराया हुआ था। हालांकि इस समय उसे कोई पछतावा नहीं हुआ और आखिरकार वो कोना आ ही गया। मुझे कॉल करो। जब पेन चेनफू और कैतियान कोने पर पहुंचे तो वे काफी बूढ़े हो गए थे और खूब शराब पी सकते थे। अपराधी कोने की ओर दौड़ पड़े। पेन चेनफू को केवल यह महसूस हुआ कि उसके सामने अचानक अंधेरा छा गया और फिर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मत मारो। तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बाहर में जाओ, लड़ो। जैसे ही पेन चेनफू का सिर धका गया, वे लोग एक दूसरे से लड़ने लगे और वे अभिवादन करते रहे उसे मुक्कों से। पेन चेनफू पहले तो घबरा गया और फिर डांटना शुरू कर दिया। हालांकि उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ और उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, बस उसे लगातार पीटते रहे। रुको, तुम कौन हो? वो शाही राजधानी का पेन शाओ है। तुमने पेन शाओ से भी लड़ने की हिम्मत की। दूसरी तरफ कैतियान ने भी मुझे लात मारी, वो भी चिल्लाने लगा। वास्तव में कैतियान के पास इस समय उसे हराने वाला कोई नहीं है। वो बस उसी स्थान पर खड़ा है, पेन चेनफू को पिटते हुए देख रहा है और फिर उसका मुंह अभिनय में सहयोग कर रहा है, यहाँ तक कि उनके चेहरे पर मुस्कान भी है। ये पेन चेनफू है, लाओ यू ने कहा। इसे रोको। मुझे मत बताओ कि तुम कौन हो या मैं तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। पेन चेनफू को लगा कि उसका पूरा शरीर लात मारकर गिरा दिया जाएगा। जब वो जियांगजू आया तो वो इतना दुखी कैसे हो सकता था? उसे पहले हुआंग फैंग ने पीटा और अब इन अज्ञात लोगों ने। जियांगजू में बहुत सारे कमीने हैं। इसी दौरान उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके सिर पर जोरदार लात मारी गई है। अचानक उसे चक्कर और दर्द की तीव्र अनुभूति हुई, जिससे उसके पास चीखने चिल्लाने के अलावा बोलने की कोई ऊर्जा नहीं बची। कोने में कैतियान उग्र चेहरे के साथ अपना पैर पीछे ले जाता है। अभी अभी उसने पैर पर लात मार दी। उसने इसका निशाना पेन चेनफू के सिर पर लगाया। वो इस आदमी के चेहरे और मुंह से तंग आ गया था। अपने रुख के बारे में सोचते सोचते उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर कैतियान ने अपनी नाराजगी पूरी तरह से दूर नहीं होने दी। उसने अपने बगल में बैठे एक छोटे गैंगस्टर से बेसबॉल का बल्ला लिया और उसे पेन चेनफू के पैर पर दे मारा। ओह! पेन चेनफू फिर तीखी आवाज में चिल्लाया। ओह! उसी समय कैतियान की चीख सुनाई दी। उसने दर्द होने का नाटक किया और कहा, आह चोदो, यह मुझे मार रहा है। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। पेन शाओ को मत मारो, कमीनो। हालांकि इस समय पेन चेनफू के पैर और शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। कैतियान की बातें सुनने के बाद भी वो हिल गया। अप्रत्याशित रूप से कैतियान इतना वफादार था। हालांकि आसपास के गैंगस्टर और इस समय बूढ़े होने का विचार पेन चेनफू से बिल्कुल अलग है। वे क्या सोचते हैं? शर्मिंदा मत हो, कैतियानताई बेशर्म है। उन्होंने पेन चेनफू को अकेले ही हरा दिया। अब वे अच्छे इंसान होने का दिखावा कर रहे हैं। मुख्य बात पेन चेनफू को उसके मुंह के रास्ते में आने में मदद करना है, लेकिन वे लगातार उसका अभिवादन कर रहे हैं। वो शक्ति अन्य लोगों से बड़ी है। सिर, शरीर, पैर और किसी भी स्थान पर कोई रिसाव नहीं है। यानी हुआन फैंग, जो ओपेरा देखने के लिए पीछे छिपा हुआ है, इस समय वो कैतियान की बेशर्मी के लिए अवाक महसूस करता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कैतियान इस तरह का व्यवहार करेगी। हालांकि ये ठीक है, वैसे भी लोटा लेकर चलने वाले भी लोग हैं। फिर हुआन फैंग ने अपने छायादार लबादे का इस्तेमाल किया और धीरे और तेजी से आगे बढ़ा, क्योंकि कैतियान और अन्य लोगों ने पेन चेनफू के स्थान के एक अंधेरे कोने पर हमला करने का फैसला किया, जो कि आसपास का एकमात्र स्थान था। इसलिए कोई भी पैदल यात्री वहां से नहीं गुजरता था और कैतियान आसानी से खेल सकता था। इसलिए जब हुआन फैंग धीरे से गिरे तो उनमें से किसी को पता नहीं चला कि आसपास पहले से ही एक और व्यक्ति है। सियाई तियान का प्रदर्शन अभी भी चल रहा है, लेकिन हुआन फैंग अचानक भीड़ में घुस जाता है और गैंगस्टरों के साथ पेन चेनफू की पिटाई कर देता है। हालांकि गैंगस्टरों के हाथों की ताकत बहुत अच्छी नहीं है और पिटाई कोई घातक हिस्सा नहीं है, लेकिन हुआन फैंग वैसा नहीं है। वो सीधे अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करता है, एक हाथ से पेन चेनफू के सिर पर थप्पड़ मारता है और फिर जल्दी से बाहर निकल जाता है। फिर वो दूर तक तैरता है, शुरू से अंत तक। उन गैंगस्टरों को पता नहीं चलता, उनके आसपास बस एक और शख्स है। लेकिन पेन चेनफू, जो अभी भी संघर्ष कर रहा था, हुआन फैंग की हथेली खाने के बाद तुरंत रुक गया। बोरे में उसकी आंखें खुली हुई थी और वह अपनी जीवन शक्ति पूरी तरह खो चुका था। लगता है कुछ गड़बड़ है। एक और लड़ाई के बाद लाओ यू को अचानक पता चला कि कुछ गड़बड़ है। पेन चेनफू, जो पहले दुर्व्यवहार कर रहा था और संघर्ष कर रहा था, उसके मुंह या यहाँ तक कि उसके शरीर और बेटे में कोई हरकत, कोई डांट नहीं थी। इस समय कैतियान ने अपने दिल में अपना गुस्सा निकाला है और ऐसा लगता है कि उसे कुछ असामान्य चीजें मिली है। उसने जल्दी से एक साफा लिया, उसे अपने सिर पर रखा और फिर उसके बगल में लेट गया। ये देखते हुए कि कैतियान का छलावरण खत्म हो गया है, लाओ यू आगे आता है और स्थिति को देखने के लिए पेन चेनफू के सिर का कवर हटा देता है। ओह! एक चीख थी, लेकिन इस बार यह पेन चेनफू की चीख नहीं थी, ये डर की चीख थी, क्योंकि उसने पाया कि पेन चेनफू मर गया लग रहा था। और शांति से मरो। लाओ यू पेन चेनफू की पहचान जानता है। उसके लिए छिपकर लड़ना ठीक है। जब तक दूसरा पक्ष उसे नहीं जानता, वो इसे दूसरों तक पहुंचा सकता है। लेकिन अब पेन चेनफू की मौत हो गई है।
राजधानी में पेन हार नहीं मानेंगे। जब हम जांच करेंगे तो हमें वास्तविक तथ्य पता चलेंगे। कैशाओ, उठो, कुछ गड़बड़ है। घबराहट में बूढ़े ने कय तियान से कहा, जो जमीन पर लेटी हुई थी। सियाय तियान उठना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि वो पेन चेनफू के पास आ जाएगा। हालांकि वो इतना बूढ़ा हो गया था कि उसे बार बार पुकारा जा सकता था, और उसका स्वर बहुत व्याकुल था, इसलिए उसे उठना पड़ा। क्या आप मुझ पर चिल्लाना बंद नहीं करना चाहते? कैतियान ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा। हालांकि जब उसने जमीन पर पेंग चेनफू की उपस्थिति देखी तो वो स्तब्ध और गतिहीन हो गया। उसके बाद उसे लगा कि उसके हाथ पैर ठंडे हो गए हैं और सिर में चक्कर आ रहा है। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 790 की अनुमति नहीं है। क्या क्या? कैतियान ने कुछ कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता। लाओयू की आवाज भी कांप उठी। जहां तक अन्य गैंगस्टरों की बात है, इस समय किसी की भी हिलने डुलने की हिम्मत नहीं हुई। जाओ और देखो कि उसे क्या हुआ है, और देखो कि क्या वो बेहोश हो गया है, कैतियान ने अपने दिल में थोड़ी आशा के साथ कहा। लाओयू कैतियान को बताना चाहेंगे कि कोई इस तरह से मर गया। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, इसलिए वो धीरे से नीचे बैठ गया, अपना हाथ बढ़ाया और पेन चेनफू के पास आया। उसका हाथ कांप रहा था और वह बुरी तरह डर गया था। खिलाना। लाओयू ने आगे बढ़कर पेन चेनफू को धक्का दिया। हालांकि पेन चेनफू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे रुकना पड़ा और पेन चेनफू की नाक के नीचे पहुंचना पड़ा। कुछ देर तक महसूस करने के बाद वो अचानक खड़ा हुआ और बोला, नहीं, गैस नहीं है। ओह, सियाय तियान चिल्लाया और पूरा आदमी स्तब्ध हो गया। उसके पास खड़े होने की ताकत नहीं थी। वो जमीन पर बैठ गया और खाली आंखों से पेंग चेनफू के शरीर को देखता रहा। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकता है? हालांकि ये स्पष्ट है कि घटनास्थल पर कोई भी उसका जवाब नहीं दे सकता है, और कई लोग हैरान हैं। सियाय तियान और लाओ यू पेंग चेनफू की पृष्ठभूमि को जानते हैं, इसलिए भले ही वे पेंग चेनफू को गुप्त रूप से सबक सिखाना चाहें, वे डरे हुए हैं। हालांकि वे अंत में पेंग चेनफू से लड़ने के लिए दृढ़ हैं, लेकिन वे बहुत दूर तक जाने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पेंग चेनफू को बिना पीटे इतनी आसानी से मारा जा सकता है। यह वही है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। पेंग चेनफू की पृष्ठभूमि पर गौर करें तो उन्हें अपनी आने वाली त्रासदी नजर आने लगती है। इस समय वे गैंगस्टर भी डरे हुए थे। हालांकि वे पेंग चेनफू की विशिष्ट पृष्ठभूमि नहीं जानते थे, लेकिन यह मानव जीवन था। वे आमतौर पर लोगों को मारते हैं, लेकिन उन्होंने कभी लोगों को नहीं मारा। आखिरकार लोगों को चोट पहुंचाना और लोगों को मारना दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं, इसलिए वे अब डरे हुए हैं। गैंगस्टरों में से एक पेंग चेनफू के पास आया, उसे ध्यान से देखा और फिर कय तियान की ओर इशारा किया और कहा, ये तुम हो, तुमने ही उसे मारा है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कहते हैं? यह मैं नहीं हूं, मैंने इसे नहीं मारा, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कय तियान भी डरा हुआ है। इस समय वो कैसे स्वीकार कर सकता है कि उसने ही उस व्यक्ति की हत्या की है? इससे भी अधिक वो बहुत भ्रमित था। घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों ने पेंग चेनफू के साथ शुरुआत की। वे कैसे कह सकते हैं कि उसने ऐसा किया? ये तुम हो, उसके सिर से खून बह रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, केवल तुम्हारे हाथ में छड़ी है, हमने उसके सिर पर नहीं मारा है, तुमने ही उसके सिर पर वार किया है, तुमने उसे मार डाला, गैंगस्टर ने ऊंची आवाज में कहा। उसने जो कहा उसे सुनकर अन्य लोगों ने पेंग चेनफू के शरीर की ओर देखा। निश्चित रूप से उसके सिर से बहुत खून बह रहा था, लेकिन ये केवल पेंग चेनफू ही था जिसने अभी छड़ी हिलाई थी। अन्य लोग नंगे हाथ और नंगे हाथ थे। ये पेंग चेनफू के साथ लड़ने की कुंजी नहीं थी। जाहिर है उसे मारना असंभव था। केवल एक ही संभावना है कि पेंग चेनफू अपनी ताकत को नियंत्रित करने में विफल रहा और उसे मार डाला। ये सोचते हुए बाकी सभी ने कय तियान की ओर देखा, और कय तियान का चेहरा और भी पीला पड़ गया था। उसके होंठ कांप रहे थे और वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वो बिल्कुल नहीं जानता कि इसे कैसे कहा जाए, क्योंकि अभी उस आदमी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, केवल उसने छड़ी हिलाई थी, और केवल वही सबसे संभावित हत्यारा था। धिक्कार है, ये वास्तव में दुर्भाग्य है। तुम्हें लोगों को पीटने का अनुभव नहीं है, बस अपना हाथ मत हिलाओ। अब ये ठीक है, तुम इसे स्वयं संभाल सकते हो, गुंडे के छोटे नेता ने गुस्से में कहा। ये लोग अक्सर लोगों से मारपीट करते हैं। वे अपनी ताकत पर नियंत्रण रख सकते हैं और जानते हैं कि कहाँ लड़ना है। कोई मानव जीवन नहीं होगा। हालांकि कय तियानमिन को यह नहीं पता है, तो अब कुछ ऐसी बात है। लाओ यू भी घबरा गया। यह मूल रूप से उनका विचार था। मौके पर ही गलती हो गई। अगर पेंगस इसका पता लगा लेते तो वो भाग नहीं पाता। ये देखकर कि डाकू जा रहे थे, उसने कहा, रुको। किसी दबंग नेता ने खराब आवाज में कहा। उसने सोचा था कि यह बहुत आसान काम है, लेकिन अब इंसान की जिंदगी है, उसका मूड